क्लास 10 मैथ्स के लिए एनसीईआरटी एग्जाम्पलर एक बहुत इंपॉर्टेंट किताब है, क्योंकि लास्ट 2-3 साल में हमने देखा है कि डायरेक्टली यहां से क्वेश्चंस फंस रहे हैं, वो भी स्पेशली कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस। तो अगर आप एक ऐसे स्टूडेंट है जिसने अभी तक एनसीईआरटी एग्जाम्पलर बुक खरीदी नहीं है, अभी अभी आपको पता चल रहा है कि यार ये कितनी इंपॉर्टेंट किताब है, सो वरी नॉट, मैं आप लोगों के लिए कुछ चुनिंदा 60 क्वेश्चन लेकर आया हूं। अगर आपने 60 क्वेश्चन स्टार्टिंग टू एंड मेरे साथ प्रैक्टिस कर लिया, आपको उसके बाद एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के बारे में सोचने की भी जरूरत नहीं है। और कुछ ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जिन्होंने ऑलरेडी एनसीईआरटी एग्जाम्पलर एक बार लगा ली होगी, तो अब आपको दोबारा से पूरी बुक रिवाइज करने की जरूरत नहीं है। सिर्फ ये लेक्चर से आप रिवाइज कर लो वो चुनिंदा क्वेश्चंस को, बात बन जाएगी। स्वागत है आप सभी का इस खूबसूरत से चैनल पे, जहां पर मेरा अटेम्प्ट है आप लोगों को टॉपर से ज्यादा एक लर्नर बनाने का। तो चलो चालू करते हैं। पहला सवाल पॉलिनोमियल का है। क्या कह रहा है सवाल? अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुज जीरोस आर -3 and 4 इज। तो यार हम लोग को पता है, ये तो सर हमारे बाएं हाथ का खेल है। तो अगर आपको जब भी जीरोस दिए हो और आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फॉर्म करना हो, तो हमको पता है कि हम लोग ये फॉर्मूला लगा लेते हैं, k टाइम्स एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट। तो अब आप लोगों को दिख रहा है कि यार यहां पर k की वैल्यू हम लोग बाद में देख लेंगे, सबसे पहले सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट को सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। तो अगर आप इनका सम देखोगे बेटा तो क्या मिलेगा? आपको 1 मिलेगा। और अगर आप प्रोडक्ट देखोगे तो क्या मिलेगा? -12 मिलेगा। तो आप सम की जगह 1 रख दो, दैट इज -x हो जाएगा, और प्रोडक्ट की जगह हम लोग क्या रख देंगे बेटा? -12। तो अब ये देखना है हमको, ये ढूंढना है ऑप्शन में कहां दिख रहा है। पहले ऑप्शन में नहीं दिख रहा, दूसरे ऑप्शन में नहीं दिख रहा, तीसरे ऑप्शन में अभी चलो ठीक है इसको सिंप्लीफाई करेंगे, चौथे ऑप्शन में देखते हैं दिख रहा है नहीं दिख रहा, चौथे ऑप्शन में भी नहीं दिख रहा। तो आंसर हमारा सी होगा। लेकिन देखो यहां पर जब आप k की वैल्यू 1/2 डाल दोगे तो ये क्या दिखेगा? x² माइनस x/2 -6, यही आपका सी ऑप्शन है, हेंस दिस इज द करेक्ट आंसर। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगेन एक पॉलिनोमियल का सवाल है, जीरोस पे बेस्ड है, अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर ऑब्जेक्टिव टाइप। The zeros of the quadratic polynomial x² plus 99x plus 127 are किस टाइप के हैं? दोनों पॉजिटिव हैं, दोनों नेगेटिव हैं। तो जब भी ऐसे सवाल आए ना, मैंने आपको पहले भी बताया है, इसका सबसे बेस्ट हैक होता है आप लोग सम और प्रोडक्ट के पास चले जाओ कि भाई हमको हेल्प कर दो। तो सम अगर मैं यहां से पूछूं, सम ऑफ जीरोस आप लोगों के लिए, तो आप लोगों लोगे सर वो -99 है। लेकिन यहां पर मैं आपसे ना एक्चुअल सम नहीं पूछना चाह रहा हूं, मैं सम का साइन पूछना चाह रहा हूं। तो आप बोलोगे सर सम नेगेटिव है, और प्रोडक्ट क्या है बेटा? 127/1, दैट इज पॉजिटिव है। अब मुझे बताओ, दो लोग आपको ऐड करने हैं, उनका नेगेटिव आना चाहिए सम, और उन्हीं दो लोगों का प्रोडक्ट क्या आना चाहिए? पॉजिटिव आना चाहिए। तो वो दो लोग कैसी पोलैरिटी के होंगे? तो आप लोग बोलोगे सर अगर मैं दोनों को पॉजिटिव पॉजिटिव लेता हूं तो सम मेरा नेगेटिव नहीं हो सकता, कैंसिल्ड। अगर मैं एक को पॉजिटिव और एक को नेगेटिव लेता हूं तो सर सम मेरा नेगेटिव हो सकता है, अगर ये नेगेटिव वाला बड़ा हो जाएगा, लेकिन प्रोडक्ट मेरा पॉजिटिव नहीं हो पाएगा जो कि मेरे को चाहिए। तो दिस कांट बी द केस, हेंस दोनों के दोनों को क्या होना पड़ेगा बेटा? नेगेटिव होना पड़ेगा। इससे ये वाली कंडीशन भी सेटिस्फाई हो जाएगी और ये वाली कंडीशन भी सेटिस्फाई हो जाएगी। तो जब भी आप लोगों के पास ऐसा सवाल आए, सम और प्रोडक्ट के पास चले जाओ, वहां से आप लोगों को हेल्प मिल जाएगा, हेंस इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी। चलो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। The zeros of the quadratic polynomial x² plus kx plus k is not equal to 0 cannot be। बहुत लाजवाब सवाल है। अगर ये सवाल क्वेश्चन में आता है ना, तो मैं गारंटी दे रहा हूं 95% बच्चा इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट भी नहीं करेगा, उनको समझ भी नहीं आएगा। इसलिए एनसीईआरटी एग्जाम्पलर की इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। एक्चुअली में आपके कॉन्सेप्ट्स चेक करती है ये बुक। तो देखते हैं भाई, के हमारा 0 नहीं हो सकता बेटा, इसका मतलब है कि के हमारा पॉजिटिव भी हो सकता है, के हमारा नेगेटिव भी हो सकता है। तो अगर मेरा केस 1 ले लेता हूं कि पॉजिटिव है, तो अब मेरे को सम और प्रोडक्ट के, देखो दोबारा से जीरोस के साइन के ऊपर बात हो रही है, तो सम और प्रोडक्ट के पास जाएंगे। याद है ना गगन सर का हैक? तो अब आप लोग बोलोगे कि सर अगर मैं इसके सम की बात करूं तो सम हो जाएगा -k, और के पॉजिटिव है तो मतलब सम नेगेटिव, और प्रोडक्ट क्या हो जाएगा बेटा? पॉजिटिव। सिमिलरली अगर मैं k को बेटा नेगेटिव रख दूं, यहां पर k की वैल्यू नेगेटिव रख दूं, तो अब मेरा सम क्या हो जाएगा? आप लोग बोलोगे सर पॉजिटिव, और प्रोडक्ट क्या हो जाएगा बेटा? नेगेटिव। सम और प्रोडक्ट की सिर्फ साइन की बात कर रहे हैं हम लोग, इसी से ही हम लोग जीरोस के साइन के बारे में पता लगा लेते हैं। अब मेरे को बताओ, जैसे पहले देखा था, अब देखो कि कब ये पॉसिबल होगा। मेरे को सम को नेगेटिव बनाना है ओवरऑल और प्रोडक्ट को पॉजिटिव बनाना है। तो आप बोलोगे कि सर अगर मैं दोनों को पॉजिटिव ले लेता हूं तो ये नहीं हो पाएगा, सम नेगेटिव नहीं हो पाएगा। एक को पॉजिटिव एक को नेगेटिव लेता हूं तो प्रोडक्ट नहीं हो पाएगा पॉजिटिव, इसलिए दोनों को क्या लेना पड़ेगा? नेगेटिव लेना पड़ेगा, दोनों जीरोस को। और सेकंड वाले केस में अगर देखता हूं मैं,
तो आप लोग यहां देख रहे हो कि बेटा सम पॉजिटिव और प्रोडक्ट नेगेटिव है। अगर दोनों को पॉजिटिव लेता हूं तो सम तो पॉजिटिव हो जाएगा लेकिन प्रोडक्ट नेगेटिव नहीं होगा। और अगर दोनों को नेगेटिव लेता हूं बेटा तो मेरा देखो दोनों को नेगेटिव लेता हूं तो सम पॉजिटिव नहीं हो पाएगा और प्रोडक्ट नेगेटिव है भाई पॉजिटिव हो जाएगा। तो मतलब यहां पर एक इंसान पॉजिटिव रहना चाहिए और एक इंसान नेगेटिव रहना चाहिए, तभी बात बन पाएगी ये। तो अब देखो कि पॉजिटिव वाले केस में दोनों नेगेटिव आ जाएंगे, अलाउड है, और के नेगेटिव वाले केस में एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। अब ऑप्शंस को स्क्रॉल करो, ऑप्शंस में ए ऑप्शन है कैन नॉट बोथ बी पॉजिटिव, तो ना वो ये अलाउ कर रहा है कि दोनों को पॉजिटिव रखना, ना ये केस अलाउ कर रहा है, तो मतलब ए ऑप्शन वुड बी माय करेक्ट आंसर। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिस आर इक्वल देन CNA। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ऐसे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आने के सबसे ज्यादा चांसेस है जब से कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस का वेटेज बढ़ा है। तो देखो यार, जब आपको पता चल रहा है कि उसने ना बोल दिया कि जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आर इक्वल, इसका मतलब क्या है? अगर मेरे जीरोस 2 हैं तो दोनों के दोनों 2 2 हैं। तो जब आप दो सेम नंबर्स का प्रोडक्ट करते हो दोस्तों, तो मेरे को बताओ कि क्या मिलता है आपको। जब आप अल्फा इंटू अल्फा करोगे, ठीक है, दो जीरोस ले लिए जो कि सेम है, तो आपको मिलेगा क्या? एक स्क्वायर टर्म मिलेगी ना। बोलो, जो स्क्वायर टर्म होगी वो क्या हमेशा पॉजिटिव होगी? बोलो, पॉजिटिव या फिर इक्वल टू जीरो, राइट, पॉजिटिव या फिर इक्वल टू जीरो। और उसने यहां पे बोल दिया है C इज नॉट इक्वल टू जीरो, मतलब हमारा जो अल्फा जीरो है ना, जीरो बीइंग अ जीरो वाला केस है, वो उसने अपने आप ही एलिमिनेट कर दिया। तो अब मेरे को एक सिंपल सी बात बताओ, जो आपका C/A है यानी कि प्रोडक्ट, दैट इज पॉजिटिव, क्योंकि जीरो वाला केस एलिमिनेट हो गया, C जीरो नहीं हो सकता, तो C/A भी तो जीरो नहीं हो सकता ना बच्चों। दैट मीन C/A जो कि अल्फा स्क्वायर है, दिस विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन जीरो। ये कब हो पाएगा? अगर कोई फ्रैक्शन हमेशा पॉजिटिव आ रहा है, दैट मीन्स न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में जो नंबर है उनका नेचर सेम है। अगर ऊपर पॉजिटिव नंबर है तो नीचे भी पॉजिटिव रहेगा, ऊपर नेगेटिव नंबर है तो नीचे भी नेगेटिव रहेगा, मतलब दोनों का नेचर सेम होगा। दैट मीन्स C and A हैव द सेम साइन। बहुत लाजवाब सवाल है। अब इसी टाइप का एक सवाल मैं आप लोगों के लिए छोड़ के जा रहा हूं, क्योंकि ऑलरेडी मैंने नेचर ऑफ जीरोस पे, साइन ऑफ जीरोस पे बहुत सारे क्वेश्चंस करा दिए हैं। यहीं से ही आपका पॉलिनोमियल का क्वेश्चन फंसता है, ठीक है। ऐसे ही क्वेश्चंस एग्जाम में देखने को भी मिलेंगे। तो चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। ये सवाल है बेटा आपका पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस का। इफ x is equal to a, y is equal to b is the solution of the equations this and this, then the values of a and b are respectively। तो आपको पता है भाई, बोल दिया है कि ये और ये इसके सॉल्यूशंस है, तो आप लोग यहां पे रख दोगे, तो दैट मींस a माइनस बी इज इक्वल टू 2 और a प्लस बी इज इक्वल टू 4। इसी को ही तो सॉल्व करना है बच्चों। अभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है तो इसको एक्चुअली सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, ओरली हम लोग कर लेंगे। कैसे करेंगे बेटा? दोनों का आपको एक बारी ऐड कर देना है, तो 2a किसके बराबर आ जाएगा? 6 के बराबर आ जाएगा। दैट मींस a की वैल्यू आ गई 3, a की वैल्यू 3 आ गई बेटा, तो b की वैल्यू क्या हो जाएगी? b की वैल्यू हो जाएगी 1। क्वेश्चन समाप्त, आंसर इज सी। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। द फादर्स एज इज 6 टाइम। अब ये क्वेश्चन बेटा आपको ऑब्जेक्टिव में नहीं, सब्जेक्टिव में आने के ज्यादा चांसेस हैं, लेकिन क्वेश्चन को समझना, क्वेश्चन करना कैसे है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ध्यान से देखना क्वेश्चन की बारीकी को। द फादर्स एज इज 6 टाइम हिज सन्स एज 4 years hence। हेंस का मतलब क्या होता है? आगे बढ़ा दिया आपने 4 साल। द एज ऑफ द फादर विल बी 4 times his son's age। द प्रेजेंट एजेस इन ईयर्स ऑफ द सन एंड द फादर आर। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? सबसे पहले देखते हैं निकालना क्या है। वर्तमान की हमको उनकी आयु निकालनी है, ठीक है। तो अब उसने बोला है कि पापा जो है ना 6 times his son's एज है, तो मान लेते हैं बेटा कि सन की एज x है। तो अब बताओ पापा की एज क्या हो जाएगी? पापा की एज आप बोल दोगे 6x हो जाएगी सिंपली, ठीक है। या फिर इसको हम लोग 2 वेरिएबल में भी कर सकते हैं, जैसे यहां पर मैंने सिर्फ एक ही वेरिएबल इन्वॉल्व करा x। या फिर आप इसको बोल सकते हो कि पापा की एज है y। तो आपको गिवन क्या है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन? दैट y इज इक्वल टू 6 times ऑफ x। और फिर उसने बोला है 4 साल बाद द एज ऑफ फादर। 4 साल बाद पापा की एज क्या हो जाएगी? y प्लस 4 विल बी 4 times his son's एज देन। ऐसा नहीं है कि बच्चे को 4 साल बड़ा नहीं करोगे, तो बेटा बच्चे को भी आपको 4 साल बड़ा करना पड़ेगा। दैट मींस x को x प्लस 4 करना पड़ेगा। और अब इनमें क्या रिलेशन होल्ड कर रहा है कि ये एज 4 times इसके बराबर है। तो अब आप लोगों को इन सबको सॉल्व करना पड़ेगा। तो यहां से तो ये तो सिंप्लीफाइड है, इसको हम लोग थोड़ा सा और सिंपल करते हैं। y प्लस 4 इज इक्वल टू 4x प्लस 16
अब यहाँ पे y की जगह आप बेटा 6x सब्स्टिट्यूट कर सकते हो, तो 6x + 4 = 4x + 16। यहाँ पे इसको ले जाओ, यहाँ पे इसको ले जाओ, तो आपको 2x मिल जाएगा 12 के बराबर, तो x की वैल्यू आ जाएगी 6, यानी कि प्रेजेंट एज क्या हो गई 6 and 36। सी इज द करेक्ट आंसर। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इन अ कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड प्रॉब्लम है, प्लीज ध्यान से समझना। अगेन इस पे स्टार मार्क कर लो। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में भाई जो ये क्वेश्चंस मैं करा रहा हूं ना, ये सारे क्वेश्चंस एकदम 100% प्रोबेबिलिटी वाले क्वेश्चंस हैं जो कि एग्जाम में आ सकते हैं। In a competitive examination, 1 mark is awarded for each correct answer, while 1/2 mark is deducted for every wrong answer. Jayanti answered 120 questions and got 90 marks. बच्चों, how many questions did she answer correctly? तो अब देख लेते हैं कि हमारे पास कितने क्वेश्चंस थे सबसे पहले, उसमें से कितना सही किया होगा, कितना गलत किया होगा। तो मान लेते हैं कि भाई उसने ना x क्वेश्चंस का आंसर करेक्ट किया और y क्वेश्चंस का आंसर उसने गलत किया। तो सबसे पहले बताओ क्या लिखा हुआ है कि उसने कोई क्वेश्चन छोड़े हैं? तो आप बोलोगे नहीं सर कुछ भी नहीं लिखा हुआ। तो हम क्या मान के चलेंगे, एज्यूम करके चलेंगे कि उसने सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करे हैं। मतलब टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने हो गए बेटा, x + y, और दिया क्या हुआ है 120 क्वेश्चंस उसने आंसर करे हैं। जितने क्वेश्चंस हैं हमको नहीं पता उसने सारे करे या नहीं करे, लेकिन हम मान के चलेंगे कि x + y 120 के बराबर है। उसके बाद बच्चों उसने बोला है कि करेक्ट आंसर पे 1 मार्क मिलेगा, तो x × 1, तो x हो गया करेक्ट, प्लस नहीं माइनस आएगा यहां पर, क्योंकि अब आपको यहां पर जो नेगेटिव मार्किंग है वो डिडक्ट करनी है। तो y क्वेश्चंस उसने रॉन्ग किए हैं, और हर एक क्वेश्चन के अगर आधे मार्क्स काट दो तो y/2 मार्क्स कट गए। जैसे इसको एक नंबर लेके चलो, मान लो कि आपके ना आधे मार्क कटने और आपने 5 क्वेश्चंस गलत कर दिए, तो 5 × 1/2 मतलब 5/2, 2.5 मार्क्स कट जाएंगे ना। ऐसे ही x इज द जो उसको मार्किंग मिली है सही आंसर्स की, इसमें से माइनस कर देंगे मार्किंग फॉर रॉन्ग आंसर्स, दैट इज y/2। और ये किसके बराबर दिया हुआ है, 90 मार्क्स उसको मिले हैं। तो ये लो आपको 2 वेरिएबल 2 इक्वेशंस मिल गई। आप लोग बहुत इजीली इसको सॉल्व कर सकते हो और आंसर निकाल सकते हो। सिंपली आपको यहाँ पे सिर्फ माइनस करना है तो आपको आंसर मिल जाएगा, क्योंकि x है तो y माइनस ऑफ -y/2 मतलब 3y/2 विल बी इक्वल टू 30। तो यहां से आपके y की वैल्यू आ जाएगी बेटा 20। तो उसने 100 क्वेश्चन सही किए हैं और 20 क्वेश्चन गलत किए हैं। अब आप इसको क्रॉस चेक भी कर सकते हो कि अगर 100 क्वेश्चन उसने सही किए हैं तो बेटा 100 मार्क्स हो गए प्लस 100 मार्क्स, और अगर उसने 20 क्वेश्चन गलत किए हैं तो 20 × हाफ दैट इज 10 मार्क्स कट गए उसके, तो 90 आया ना। मतलब हमारी कैलकुलेशन में कहीं पर भी गड़बड़ नहीं है। चलो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। बहुत ही लाजवाब सवाल है, इंपॉर्टेंट सवाल है। अगेन ऐसा सवाल आया तो बच्चे हक्के बक्के रह जाएंगे, उनको समझ ही नहीं आएगा कि करना क्या है। वो बोलेंगे आउट ऑफ सिलेबस है, लेकिन आउट ऑफ सिलेबस नहीं है। ध्यान से समझना, आपको दिख रहा है कि यहाँ पे ना x² + 1 का होल स्क्वायर है और ये -x² है। सबसे पहले तो देखो a² - b² टाइप की फीलिंग आ रही है। आप लोग बोलोगे सर बिल्कुल आ रही है। तो इसको सबसे पहले ना a² - b² की आइडेंटिटी से ओपन अप कर देंगे, दैट इज a + b × a - b। तो x² + 1 a, सबसे पहले एक काम करते हैं a + b लिख लेते हैं। तो ये हो जाएगा a + b और a - b क्या हो जाएगा, x² + 1 - x = 0। अब यार जरा मेरे को बताओ क्या ये दोनों के दोनों क्वाड्रेटिक हैं? आप लोग बोलोगे यस सर हैं। अब तो सिलेबस में हो गई सर ये चीज। अब मेरे को बताओ इसके रूट्स और इसके रूट्स की इंडिविजुअली बात करते हैं। रूट्स के लिए हम लोग डिस्क्रिमिनांट के पास जाते हैं बच्चों। डिस्क्रिमिनांट क्या होता है, b² - 4ac। तो जरा यहां पर b² - 4ac निकालना, तो आप लोग बोलोगे सर 1 - 4 × 1 × c, दैट मीन्स 1। ठीक है, इसकी अगर मैं बात करूं b² के बारे में, तो देखो -1 का स्क्वायर भी 1 हो जाएगा, तो 1 - 4 × 1 × 1। तो क्या ये लेस देन 0 है? क्या ये भी लेस देन 0 है? मतलब ये दोनों के दोनों आपको इमेजिनरी रूट्स देने वाले हैं। मतलब आपको ओवरऑल भी इक्वेशन में कोई रियल रूट नहीं मिलने वाला है। एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। बहुत उम्दा सवाल है, ध्यान से देख लेना कैसे करना है। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बहुत लाजवाब सवाल, क्योंकि लैंग्वेज, आपको जो लैंग्वेज सब्जेक्ट है ना अंग्रेजी, वो ही कहीं कहीं पे मार खा जाते हो आप उनसे। फाइंड अ नेचुरल नंबर हुज स्क्वायर डिमिनिश्ड बाय 84। तो मान लेते हैं कि ये नेचुरल नंबर x है, इसका स्क्वायर करा और इस स्क्वायर को डिमिनिश कर दिया बाय 84, मतलब इसमें से 84 आपने सब्ट्रैक्ट कर दिया, इज इक्वल टू थ्राइस ऑफ 8 मोर देन द गिवन नंबर। भाई फंस गए सर,
इतनी अंग्रेजी तो हमको आती नहीं है यार, इतनी अंग्रेजी आती होती तो सर हम लोग तो आपस में दोस्तों से भी अंग्रेजी में बात कर रहे होते। यही है वर्ड प्रॉब्लम्स का गेम ही यही है, अगर आप उसको डिकोड करके सही से इक्वेशन नहीं बना पाए ना तो आपको मार्क्स खोने पड़ेंगे। तो इसलिए वर्ड प्रॉब्लम्स की प्रैक्टिस बहुत ज्यादा करनी है अपने को। क्या कह रहा है सवाल, इज इक्वल टू थ्राइस ऑफ 3 times of 8 more than the नंबर क्या लिया था x, 8 more than the नंबर। तो ये हमारी इक्वेशन बनेगी। अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 84 इज इक्वल टू 8 3 24 प्लस 3x। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 3x, और इसको आप यहां पे लेकर आओगे तो बेटा कितना हो जाएगा माइनस 108 इज इक्वल टू 0। अब यहां पर मिडल स्प्लिट करने में भी मेहनत लगेगी, तो खुद सोचो कि यार 108 और 3 सर कुछ तो याद आ रहा है, 12 की टेबल में 120 आता है, 12 की टेबल में 108 भी आता है, और 12 इंटू 9 108 होता है सर। 12 और 9 में डिफरेंस भी 3 का है सर। तो बात बन गई एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस 9x माइनस 108 इज इक्वल टू 0। लो अब यहां से कॉमन लेके तो मिडल स्प्लिट करके आंसर बहुत इजीली निकाल सकते हो। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ ज़ेबा वर younger by 5 years than what she really is, then the square of her age would have been 11 more than 5 times her actual age। अरे बाबा बाबा, लेकिन देखो कितनी आसानी से तुम ना क्वेश्चन, सबसे पहले ना क्वेश्चन को ना पूरा पढ़ के ना उसको घोषित मत कर दिया करो कि मुश्किल है। तुम ट्राई करो। क्या बोला है उसने मेरे साथ, देखो मैं अगर स्टूडेंट होता, मैं क्लास 10th में होता, ज़ेबा वर यंगर बाय 5 years, इफ Zeba were younger by 5 years than what she really is, that means अगर हम ज़ेबा की एज अभी x मान लेते हैं और वो x माइनस 5 होती, then the square of her age would have been 11 more than 5 times her actual age। What is her age now? क्वेश्चन खत्म। आपने इक्वेशन दोबारा से समझना। क्या बोला, ज़ेबा की हमने परसेंटेज x मान ली। अब उसने बोला है कि अगर वो 5 साल छोटी होती, दैट मीन्स x माइनस 5 होती, तो जब मैं अगर उसकी स्क्वायर करता ना एज का, जो मैंने कर दिया, तो वो 11 मोर देन 5 टाइम्स हर एक्चुअल एज, मतलब 11 साल बड़ी होती 5 गुना अपनी प्रेजेंट एज से। अब इसको अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 25 माइनस 10x इज इक्वल टू 11 प्लस 5x। इसको थोड़ा सा और सॉल्व करते हैं तो एक्स स्क्वायर माइनस 10 माइनस 5 दैट इज माइनस 15x, और ये 25 माइनस 11 क्या हो जाएगा बेटा हमारे पास 14। ये लो सिंप्लीफाइड इक्वेशन आ गई, माइनस 14 माइनस x में आपकी मिडल स्प्लिट हो जाएगी यहाँ पर, और बहुत इजीली आप लोग आंसर निकाल सकते हो। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। एपी का सवाल है बेटा, बहुत अच्छा सवाल है लेकिन इजी सवाल है। ऐसे प्रॉब्लम्स हम लोग करते नहीं है, इसलिए हम लोग फंस जाते हैं ऐसी प्रॉब्लम्स में। तो सबसे पहले देखो ये ए प्लस बी हर जगह है, बचपन से सीखते आ रहे हैं सर, अगर कोई चीज कॉमन लिखे ना तो उसको बाहर ले लिया करते हैं, ले लिया बाहर। अब अंदर क्या बचा, a माइनस बी प्लस 3a माइनस 2b प्लस 5a माइनस 2b एंड सो ऑन। हमको 11th टर्म तक इसका सम करना है। तो आप लोग सबसे पहले देखो कि आपका कॉमन डिफरेंस क्या है। सबसे पहले कॉमन डिफरेंस कैसे निकालते हैं, आगे वाला माइनस पीछे वाला। तो 3a माइनस 2b माइनस a प्लस b, तो ये क्या हो जाएगा 2a माइनस b। तो अब आप देखो कि हर जगह क्या यही कॉमन डिफरेंस है। मैंने तो बोल दिया आपको एपी का क्वेश्चन है, लेकिन देखो हर जगह आप जब 2a माइनस b करते जाओगे तो आपको नेक्स्ट टर्म मिलती चली जाएगी। तो अब आपको कुछ नहीं करना भाई, अंदर फॉर्मूला लगाना है n/2 यानी कि 11/2 इंटू 2a, a क्या है बेटा मेरा ये 2 टाइम्स ऑफ a माइनस बी प्लस 11 माइनस 1 दैट इज 10 इंटू डी, जो हमने ये निकाल लिया, इंटू 2a माइनस बी। सॉल्व दिस एंड यू विल गेट द आंसर। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट प्रॉब्लम। कनिका वाज गिवन हर पॉकेट मनी ऑन जनवरी 1st। अब देखो ऐसी प्रॉब्लम्स क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ऐसी प्रॉब्लम्स ना एनसीईआरटी एग्जाम्पलर से उठा के केस बेस्ड क्वेश्चंस में पटक दी जा रही हैं। जो भी ऐसी लॉन्ग वर्ड प्रॉब्लम्स है ना बेटा, यहीं से ही आपकी प्रॉब्लम्स बन रही हैं केस बेस्ड। तो इसलिए एनसीईआरटी एग्जाम्पलर की इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। कनिका वाज गिवन हर पॉकेट मनी ऑन जनवरी 1st 2008। शी पुट्स ₹1 on day 1, ₹2 on day 2, ₹3 on day 3 and continue doing so till the end of the month. From this money into her piggy bank, she also spent 204 for her pocket money
and found that at the end of the month she still had ₹100 with her. How much was her pocket money for the month? तो हमको बोला गया है कि अपनी पॉकेट मनी में से कुछ मनी वो सेव करके पिगी बैंक में डालती है, कुछ उसने खर्च कर दिए हैं और कुछ उसने उसके पास अभी हैं। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले देखते हैं कि अगर फर्स्ट डे को उसने ₹1 बचाया, 2 जनवरी को उसने ₹2 बचाया, 3 जनवरी को उसने ₹3 बचाया, तो वो कब तक बचाएगी? इसलिए यहाँ पे ना जनवरी दिया हुआ है कि आपको पता तो हो कि 30 दिन है महीने में, 31 दिन है या फिर फरवरी है। तो आप लोग बोलोगे सर जनवरी में तो 31 दिन होते हैं, मतलब ये 31 दिन तक जाएगा मामला। तो इसको आप फटाफट से कैलकुलेट कर लो। कैसे करोगे? या तो आप सीधा सीधा सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स लगा सकते हो, या फिर आप अपना n/2 वाला फॉर्मूला लगा सकते हो। तो n/2 के लिए क्या हो जाएगा? 31/2, और अंदर क्या लिख देंगे बेटा? अंदर क्या लिख देंगे? n/2, और अंदर जो 2a + n-1 इंटू डी होता है उसका एक अलग फॉर्मेट भी होता है, याद है आपको? a + l या फिर a + nth टर्म, दैट मीन्स 1 + 31। तो ये हो जाएगा 31/2 इंटू 32, दैट मीन्स 31 इंटू 16। अब ये उसने सेव किया है अपने पिगी बैंक में डाल के। इसके अलावा उसने ₹204 खर्च कर दिए और ₹100 उसके पास बचे हैं। तो इन सबको आप ऐड करके अपना फाइनल आंसर लिखोगे, क्योंकि इतना उसको पॉकेट मनी मिला होगा। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। यास्मीन सेव्स ₹32 ड्यूरिंग द फर्स्ट मंथ, ₹36 इन द सेकेंड मंथ and ₹40 in the third month. If she continues to save in this manner, how many months will she save ₹2000? In how many months will she save ₹2000? तो सिंपल सम की प्रॉब्लम है। पहले महीने वो ₹32 बचाती है, फिर वो ₹36 बचाती है। ऐसे करते करते वो पैसे बचाती जा रही है और हमको बताना है कि उसके ये टोटल ₹2000 कब तक हो जाएंगे। सिंपल इक्वेशन में डाल दिया मैंने प्रॉब्लम को। तो आपको सम की जगह 2000 लिखना है, n की वैल्यू आपको निकालनी है, तो n/2 अंदर क्या आएगा? 2a, a क्या है मेरा? सॉरी, a क्या है मेरा? 32, दैट मीन 64 प्लस n-1 इंटू डी क्या है बेटा? 4। ये लो, इसको सॉल्व कर लो और अपने n की वैल्यू यहां से निकाल लो। क्वाड्रेटिक बनेगी, सॉल्व करना पड़ेगा, इजीली आंसर आ जाएगा। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की तो शॉर्ट्स डालता हूं, अगर आप नहीं देख रहे हो तो जाके उसको भी चैनल पे जरूर चेकआउट करना। चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी मैं करा रहा हूं साइड बाय साइड, तो सारी इंपॉर्टेंट चीजें लास्ट 1 महीने में मैं इस चैनल पे कराने वाला हूं। तो चैनल के साथ जुड़ जाओ और जल्दी, अगर आपने मेरे 1000 सब्सक्राइबर पूरे करवा दिए ना भाई, तो मैं लेट नाइट प्रैक्टिस स्ट्रीमिंग भी करने लगूंगा। मस्त प्रैक्टिस करेंगे, पूरे दिन आप बाकी सब्जेक्ट्स करो और रात में आप मेरे साथ आके मैथ्स की प्रैक्टिस कर लो, दैट वुड बी एनफ फॉर यू। इफ द सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल एंड द पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर आर इक्वल, then area of the circle is area of the square, area of the circle is greater than area of the square। तो देखो कैसे चलती है कहानी। उसने बोला है circumference of circle, that means 2πr is equal to perimeter of square, that is 4a। सबसे पहले हम इसको ना सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो ये हो गया बेटा, अगर मैं पाई को 22/7 डाल दूं तो 22/7 इंटू r इज इक्वल टू 2a हो गया। तो यहां से एक काम करते हैं, r/a ना हम लोग निकाल लेते हैं। तो ये यहां से 11 हो जाएगा, तो r/a क्या हो जाएगा बेटा? 7/11। ठीक है, अब उसने बोला है कि एरिया के ऊपर बात करो, तो एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है बेटा? πr², और एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है? a²। अब पाई की वैल्यू 22/7 है, और यहां से फटाफट से r/a² निकाल दो। r/a² आप लोग निकालोगे तो बोलोगे सर 49 डिवाइडेड बाय 11 का स्क्वायर, दैट इज 121। तो ये हो जाएगा 49 डिवाइडेड बाय 11 इंटू 11 लिख देते हैं ऐसे। तो ये यहां से जाएगा 7 में, ये यहां से जाएगा बेटा 2 में, तो आंसर क्या आएगा? 14/11। और ये किसके बराबर है? एरिया ऑफ सर्कल डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ स्क्वायर। तो अब मेरे को बताओ, क्या ये ग्रेटर देन 1 है? तो क्या आप यहां से बोल सकते हो कि एरिया ऑफ सर्कल इज ग्रेटर देन एरिया ऑफ स्क्वायर? यस, हेंस द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। बहुत उम्दा सवाल है, ऐसे सवाल कम आते हैं, इसलिए बच्चे ऐसे सवाल करते नहीं है, और एग्जाम में जब आते हैं तो उनको लगता है मुश्किल है, लेकिन मुश्किल नहीं है, सब इजी है। द एरिया ऑफ 2 सेक्टर्स ऑफ डिफरेंट सर्कल्स विद इक्वल corresponding arc lengths are equal, is this statement true? तो ट्रू फॉल्स टाइप की स्टेटमेंट है, आपको सोचने पे मजबूर कर रही है। क्या बोला गया है कि भाई दोनों डिफरेंट सर्कल्स हैं सबसे पहले तो, और इनकी ना हमने ना आर्क लेंथ काट ली है जो कि ना इक्वल। तो क्या ये जो एरिया कॉरेस्पॉन्ड कर रहे होंगे वो भी इक्वल होगा? मतलब इनसे रिलेटेड जो सेक्टर्स का एरिया होगा, जैसे मान लो इसका सेंटर ये है
और इसका सेंटर ये है, तो क्या इनका एरिया भी इक्वल होगा? इज दिस स्टेटमेंट ट्रू और नॉट? तो आप लोग बोलोगे सर एरिया तो रेडियस पे भी डिपेंड करता है, थीटा पे भी डिपेंड करता है ना। अब उसने बोल दिया कि डिफरेंट सर्कल्स हैं, तो भाई हम लोग ये शॉर्ट शॉर्ट से नहीं बोल सकते कि ये ट्रू है ना, कि हमेशा एरिया इक्वल होगा। लेंथ ही तो इक्वल है आर की, लेकिन व्हाट अबाउट रेडियस, व्हाट अबाउट थीटा? हेंस दिस इज अ फॉल्स स्टेटमेंट। ठीक है, दिस इज अ फॉल्स स्टेटमेंट, क्योंकि फॉर्मूला क्या होता है सेक्टर का? पाई आर स्क्वायर इंटू थीटा बाय 360 डिग्री। व्हाट अबाउट दिस आर, व्हाट अबाउट दिस थीटा? समझ रहे हो क्या बोल रहा हूं मैं? चल लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Is the area of the largest circle that can be drawn inside a rectangle of length a centimeter and breadth 5 centimeter? Again true false वाली स्टेटमेंट है, आराम से देखना क्वेश्चन क्या कह रहा है। एक रेक्टेंगल है जिसकी मेरे पास लेंथ a है और ब्रेथ भी है। इसने बोला है कि इसमें आप सर्कल ऐसा घुसाओ जिसका एरिया सबसे ज्यादा हो। तो बच्चा सोचेगा कि सर ठीक है, एक काम करता हूं, ये a लेंथ पकड़ के ना इसको डायमीटर बना के ना एक सर्कल बनाता हूं ऐसे। बहुत खूबसूरत सा सर्कल बन गया, लेकिन बेटा आप लोग मेरे को एक बात बताओ, क्या ये सर्कल बाहर चला गया रेक्टेंगल से? हेंस दिस इज नॉट अलाउड। फिर बच्चा बोलेगा कि सर ए से थोड़ी सी छोटी वैल्यू रखता हूं और बी से ना बड़ी वैल्यू रखता हूं, मतलब ना कुछ ऐसा बनाता हूं। तो बेटा अगर ऐसा कोई सर्कल होगा जिसका डायमीटर ए से छोटा होगा लेकिन बी से बड़ा होगा, अगेन बिकॉज ये चीज अब बी से बड़ी है तो हमेशा सर्कल बाहर चला जाएगा, तो ये केस भी पॉसिबल नहीं है। तो आपका जो मैक्सिमम एरिया वाला सर्कल होगा ना वो बनेगा जब आप अपने डायमीटर को बी के बराबर लोगे। तो मतलब कुछ ऐसा सर्कल बनाओगे, या फिर आप इसको ऐसा सर्कल भी बना सकते हो, आपकी चॉइस है बेटा। सर्कल को प्लेस कहीं पर भी कर सकते हो, लेकिन उसका जो डायमीटर होगा ना वो बी होगा। तो इसका रेडियस क्या हो गया बेटा? b/2 हो गया। तो एरिया क्या हो गया? पाए इंटू बी स्क्वायर बाय 4। बच्चे क्या करते हैं, इतना सोच लेते हैं कि सर डायमीटर बी होगा और फिर वो पाए बी स्क्वायर कर देते हैं जल्दबाजी में, क्योंकि वो डायमीटर को रेडियस अज्यूम कर लेते हैं। तो ध्यान रखना, डायमीटर बी तो रेडियस b/2, तो एरिया पाए बी स्क्वायर बाय 4। हेंस ये फॉल्स हो गया दोबारा से। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चलो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। बेटा ये क्वेश्चन ना आपके सैंपल पेपर जो अभी रिसेंटली रिलीज हुए थे 2023-24 के ऑफिशियल सैंपल पेपर सीबीएसई की वेबसाइट पे क्वेश्चन डाला हुआ था, और ये क्वेश्चन ना एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का क्वेश्चन है। तो अब आप समझ सकते हो हाउ इंपॉर्टेंट इज एनसीईआरटी एग्जाम्पलर। साइन थीटा अगर a/b है तो कॉस थीटा की वैल्यू बता दो भाई। तो हमको बचपन से सिखाया गया, बचपन से क्या सीखा आपने 10th में ही है, वैसे थोड़ा सा ज्यादा बोल जाता हूँ कभी कभी, a/b ax bx। ठीक है, अब आपको बोला गया है कि कॉस थीटा निकालना है, तो आप क्या करोगे? बेस निकालोगे, बेस बाय हाइपोटेन्यूज करोगे। लेकिन 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 हम लोग ना पूरी ट्रिग्नोमेट्री पढ़ने के बाद भी ना ऐसी चीजें सीखे ही नहीं है कि हम लोगों को कौन सी चीज कहां अप्लाई करनी है। आपने ये सब चीजें पढ़ने के बाद क्या ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज नहीं पढ़ी? क्या आपको ये नहीं पता कि जो कॉस स्क्वायर थीटा होता है वो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा के बराबर होता है? तो जल्दी से यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा कर दो, तो ये क्या 1 माइनस ए स्क्वायर बाय बी स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। क्या इसको आप बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाय बी स्क्वायर कर सकते हो? तो यहां से फटाफट से कॉस थीटा की वैल्यू बता दो, अंडर रूट कर दो, तो अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाय बी आपका आंसर हो जाएगा सी। तो इसलिए प्लीज चूज द स्मार्टेस्ट मेथड इन द ड्यूरिंग द एग्जाम, ताकि आपका टाइम बचे। If the height of the tower and the distance of the point of the observation from its foot both are increased by 10%, then the angle of elevation of its top remains unchanged. Is this true or false? इतना लाजवाब सवाल है, और जिस बच्चे ने एनसीईआरटी को अच्छे से पढ़ा है ना उसको पता चलेगा कि ये एक्चुअली एनसीईआरटी की एक्टिविटी से फ्रेम किया हुआ क्वेश्चन है। आपको याद है जब आप ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रहे थे, तो जब आप टी रेशोस पढ़ रहे थे तो आपको ना एक ऐसा डायग्राम दिखा होगा जहां पे उसने बोला होगा कि अगर आप अपनी साइड्स को इक्वल प्रोपोर्शन में बढ़ाते हो कि आपका एंगल चेंज नहीं हो रहा, तो टी रेशोज में फर्क नहीं पड़ता। याद है ये वाली चीज कि अगर मैं इसको थोड़ा सा बढ़ा दूं बच्चों, जैसे मान लो आपको मैं बोलूं कि मैंने इसको बढ़ा दिया और इसको ऐसे बढ़ा दिया, और किस तरीके से बढ़ाया कि आपका जो ये वाला एंगल था वही ये वाला एंगल है, तो अब ये भी थीटा ये भी थीटा, तो अब साइन थीटा टैन थीटा सब सेम रहने वाले हैं ना, मतलब जो रेशो है साइड्स का वो सेम रहने वाला है। और यही कॉन्सेप्ट हम लोग सिमिलैरिटी में भी देखते हैं कि अगर मैं सिमिलर फिगर्स को देख रहा हूं जिनकी शेप सिमिलर है, तो अगर मैं उनको इक्वल प्रोपोर्शंस में बढ़ाऊं या घटाऊं तो वो सिमिलर फिगर्स को जन्म देती हैं। तो यहां पर यही बात उसने की गई है कि अगर आप अपनी हाइट ऑफ द टावर को इंक्रीज कर दो बाय 10%,
और जो आपका डिस्टेंस था उसके फुट से उसको भी इंक्रीज कर दो बाय 10%। दोनों को 10% से इंक्रीज करने का मतलब है कि दोनों साइड्स को आप इक्वल प्रोपोर्शन में बढ़ा रहे हो, ठीक है। तो अगर ये मेरा थीटा था तो बेटा ये भी मेरा थीटा होगा। दैट मींस ये स्टेटमेंट एब्सोल्युटली ट्रू है। इसको एक और तरीके से समझाता हूं, अगर आपने एक्टिविटी नहीं पढ़ी है ध्यान से देखना कि अगर ये मेरा h था, ये x था, ठीक है, तो मेरा tan थीटा क्या था, h/x। मान लेते हैं मेरा एंगल अब ये बढ़ाने के बाद ना थीटा डैश हो गया, तो tan थीटा डैश निकालने की कोशिश करता हूं। तो h को 10% बढ़ाओगे बेटा तो ये क्या हो जाएगा, h प्लस h/10 हो जाएगा, है ना। ये वाली चीज क्या आ जाएगी, 10% ऑफ h का मतलब क्या है, h 10% ऑफ h का मतलब क्या है, 10 इंटू h/100, दैट मीन्स h/10। और ये कितना हो गया, 10% इंक्रीज करने के बाद x/10। पता है ना कैसे निकालते हैं, जब सबसे पहले 10% ऑफ h निकाल लो। 10% ऑफ h का मतलब क्या होता है, 10% का साइन का मतलब डिवाइडेड बाय 100, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई इंटू h, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा बेटा, टोटल h प्लस h/10, दैट मीन्स ये हो जाएगा 11h/10, और ये क्या हो जाएगा 11x/10। चलो अब रेशियो निकाल दो, तो 11h/10 डिवाइडेड बाय 11x/10। एक सिंपल सी बात बताओ, क्या h/x ही आया है, दैट मींस tan थीटा इज इक्वल टू tan थीटा डैश, दैट मींस थीटा इज इक्वल टू थीटा डैश, हेंस द एंगल रिमेन्स सेम। ऐसे भी कर सकते हो आप इस सवाल को। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ cosec थीटा प्लस cot थीटा इज इक्वल टू p देन प्रूव दैट दिस। बेटा ये सवाल मैं बहुत बारी करा चुका हूँ, टॉप 20 की क्वेश्चंस में मैंने आज सवाल डाला था। मैं सिर्फ आपको तरीका बता रहा हूँ क्योंकि बहुत ज्यादा रिपीटेड सवाल है, आप लोगों ने पक्का कर रखा होगा। कुछ नहीं करोगे, यहां से आप p² निकालोगे, a प्लस बी का होल स्क्वायर की आइडेंटिटी लगा के एक बार न्यूमरेटर में डाल दोगे p² को, एक बार डिनोमिनेटर में डाल दोगे, और देखना न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में ना आपकी थर्ड आइडेंटिटी आपको मिल रही होगी। कौन सी वाली, 1 प्लस cot² थीटा इज इक्वल टू cos x² थीटा वाली। उससे आप रिप्लेस कर दोगे, आपका ऊपर नीचे चीजें कट जाएंगी और खाली cos थीटा बच जाएगा। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। गिवन दैट sin थीटा प्लस 2 cos थीटा इज इक्वल टू 1, प्रूव दैट दिस। तो यार ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है। सबसे पहले इसमें ऑब्जर्व करो कि जो चीज गिवन है आपको, वहां पे sin का कोफिशिएंट 1 है और cos का कोफिशिएंट 2 है, और जो चीज निकालनी है वहां पे sin का कोफिशिएंट 2 हो गया और cos के बगल में 1 आ गया, एक तरीके से -1 आ गया। तो क्या आपको दिख रहा है कि कोफिशिएंट इंटरचेंजिंग हो रही है, मतलब sin को cos के पास जाना है, cos को sin के पास जाना है। ये कब होता है, जब हम लोग साइन और कॉस में ये रिलेशन जानते हो। अब आप मुझे बताओ, ये रिलेशन यूज करने के लिए आपको साइन और कॉस स्क्वायर टर्म्स में चाहिए ना, तो जो चीज गिवन है ना, सबसे पहले इसके साथ सास बहु साजिश कर दो, मतलब स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। तो इसका अगर हम लोग SBS कर दें तो a² प्लस b² की आइडेंटिटी लगाता हूँ, साइन स्क्वायर थीटा प्लस 4 cos² थीटा प्लस 4 साइन थीटा cos थीटा इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। अब साइन और कॉस को क्या करो, इंटरचेंज कर दो यूजिंग दिस रिलेशन। तो यहां पर हो जाएगा आपका 1 माइनस cos² थीटा प्लस 4 इंटू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। टाइम बचाने के लिए मैं डायरेक्टली लिख रहा हूं, ठीक है। तो ये हो जाएगा 4 माइनस ऑफ 4 cos² थीटा प्लस 4 साइन थीटा cos थीटा इज इक्वल टू 1। तो देखो यहाँ पे 1 से 1 काट दो, सबसे पहले तो दो चीज कट रही है, और यहाँ पे देखो आपका माइनस cos² थीटा है, और यहाँ पर आप लोगों का सॉरी, यहाँ पर मैंने cos का cos ही लिख दिया, तो यहाँ पे सबसे पहले sin स्क्वायर थीटा लिख दो, ठीक है। अब ये भी माइनस में, ये भी माइनस में, इसको एक काम करते हैं, राइट साइड में ले जाते हैं। तो हमारे पास राइट हैंड साइड में क्या बचेगा, क्योंकि 1 कट चुका है, तो ये cos² थीटा आ जाएगा, ये आ जाएगा प्लस में 4 sin स्क्वायर थीटा, ये प्लस में cos² थीटा, और ये प्लस 4 राइट हैंड साइड में जाके -4 बन जाएगा। तो इस 4 को यहीं रहने दो, इस वाले को वहां ले जाओ, सॉरी, -4 sin थीटा cos थीटा इज इक्वल टू 4। अब देखो, क्या ये 2 sin थीटा का होल स्क्वायर है, क्या ये cos थीटा का होल स्क्वायर है, और ये -2ab है। तो क्या एक्चुअली ये a² प्लस b² -2ab बन गया, जहां पर a क्या है मेरा 2 sin थीटा और b क्या है मेरा cos थीटा, और बीच में माइनस का साइन आएगा क्योंकि -2ab टर्म है। तो ये क्या, ये इसके बराबर है। अब अगर आप यहाँ पे स्क्वायर रूट लेते हो तो आपको यही मिल जाएगा, 2 sin थीटा माइनस cos थीटा इज इक्वल टू 2, हेंस द क्वेश्चन इज समाप्त। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द पॉइंट विच लाइज ऑन द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट दिस एंड दिस। अब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल, बहुत इजी सवाल है अगर आप लोगों की ऑब्जर्वेशन विजुअलाइजेशन अच्छी है। सबसे पहले ना 2,5 अपने मन से थोड़ा सा प्रैक्टिकल रह के, ऐसा नहीं कि आपने 2 इतने में लेना है तो आपने 2 यहाँ ले लिया, 2,5 यहाँ ले लिया, नहीं।
2 इतना लिया है तो 5 के लिए थोड़ा सा ऊपर चले जाओ, तो ये हो जाएगा आपका बच्चों 2,5 टाइप का पॉइंट, और -2, -5 हो जाएगा कहीं यहाँ मान लेते हैं -2, -5। अब आपसे बोला है उसने कि इनका जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है विच लाइज ऑन द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग दिस ए एंड बी, तो इसको सबसे पहले ना आप ऐसे ना ज्वाइन कर लो। अब मेरे को बात बताओ, जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होता है क्या वो इनके मिड पॉइंट से होके गुजरेगा? इसके और इसके मिड पॉइंट से होके गुजरेगा, MP। इसका मिड पॉइंट निकालूं अगर तो 2 - 2/2 दैट इज 0, 5 - 5/2 दैट इज 0, तो 0, 0। मतलब इनका जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है ना वो ऐसे ओरिजिन से पास होता हुआ गुजरेगा, तो वो कौन सा पॉइंट हो जाएगा जो इनके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे और इनकी ज्वाइन करती हुई लाइन सेगमेंट पे लाई करता है, दैट विल बी द ओरिजिन वाला पॉइंट, दैट इज 0, 0। Let's move on to the next question. The coordinates of the point which is equidistant from the 3 vertices of a triangle AOB are very लाजवाब चुम्मेश्वरी क्वेश्चन, ध्यान से देखना। सबसे पहले अगर जब भी आपको ऐसा पॉइंट निकालने को बोले ना जो तीनों कोऑर्डिनेट से इक्वल डिस्टेंट पे है, तो आप सबसे पहले मेरे को बताओ, अगर मैं इसका ऐसे सर्कल ड्रॉ कर दूं, ठीक है, ऐसा सर्कल ड्रॉ कर दूं जो कि इसको घेर रहा है, इसके वर्टिसेस को टच करके जा रहा है, तो आप मेरे को एक बात बताओ, इस सर्कल का जो सेंटर होगा, इस सर्कल का जो सेंटर होगा वही तो ऐसा पॉइंट होगा ना जो इन तीनों वर्टिसेस से इक्वल डिस्टेंस पे होगा। सबसे पहले ध्यान से सोचो, जो मैंने बोला सर्कल बना दिया, सर्कल बना दिया, इस सर्कल का जो सेंटर है वही तो ऐसा पॉइंट होता है। देखो अभी तक आप ना ऐसे सवाल करते थे, लेकिन ये आपने ऑब्जर्व कभी नहीं किया होगा, जो ये सेंटर पॉइंट होता है यही तो पॉइंट होता है ना जो इन तीनों वर्टिसेस से इक्वल डिस्टेंस पे होता है, क्योंकि ये रेडियस है। तो अब आप बताओ, बिकॉज दिस इज 90 डिग्री, दिस इज अ राइट एंगल ट्राइंगल, तो क्या आपको पता है कि ये मेरा क्या है बेटा, डायामीटर है। तो इसका जो मिड पॉइंट होगा वही तो सेंटर पॉइंट होगा, और उसी पॉइंट की तो तलाश है, उसी पॉइंट की कोऑर्डिनेट्स की तो तलाश है। दैट मीन्स मेरे को इन दोनों पॉइंट्स के मिड पॉइंट पे खेलना है बस। तो इनका मिड पॉइंट क्या हो जाएगा, x कोऑर्डिनेट हो जाएगा 0 + 2x/2 दैट इज x, और y कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा 2y + 0/2 दैट इज y। तो आंसर आ जाएगा x, y दैट इज A द राइट आंसर। अ वेरी ब्यूटीफुल ज्योमेट्रिकल क्वेश्चन। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट सवाल। इफ AB is the midpoint of the line segment joining the points this and this, find the value of k and the distance AB। a very simple straightforward question। उसने बोल दिया है कि A, B मेरा मिड पॉइंट है, कौन से पॉइंट्स का, 10, -6 का, और B पॉइंट क्या है, K, 4। इनका मिड पॉइंट क्या है बेटा, A, B है। तो सबसे पहले तो मैं B फाइंड आउट कर सकता हूँ, क्योंकि मेरे को यहाँ पर भी y कोऑर्डिनेट पता है, यहाँ पर भी पता है। तो -6 + 4 / 2 हैज टू बी इक्वल टू B। तो यहां से -6 + 4 -2/2 दैट इज B की वैल्यू आ गई -1। जब मेरे पास B की वैल्यू आ गई तो A की वैल्यू अब मैं डायरेक्टली नहीं निकाल सकता, इसलिए मेरे को ये सेकंड इक्वेशन गिवन है। तो यहाँ पे B की वैल्यू अगर आप -1 रख दोगे तो A -2 × -1 दैट इज +2 इज इक्वल टू 18। तो A की वैल्यू आ गई बच्चों 16। A की वैल्यू 16 आ गई। अब A जो है यहां से है, मिड पॉइंट के फॉर्मूला से निकल जाएगा, तो 10 + k / 2 हैज टू बी इक्वल टू 16। तो 10 + k हैज टू बी इक्वल टू 32। तो यहां से k की वैल्यू मेरी क्या आ जाएगी, 32 - 10 दैट इज 22। अब ये डिस्टेंस AB निकालना है, तो आपको k की वैल्यू पता चल गई, डिस्टेंस फॉर्मूला लगा लो और AB की वैल्यू आप निकाल लो। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन आपका, आप उठा के देखोगे ना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, तो ये केस बेस की तरह पूछा जा चुका है, और ये आपके NCERT एग्जाम्पलर का क्वेश्चन है। Students of a school are standing in rows and columns in their playground for a drill practice. A, B, C and D are the position of the 4 students। तो बेटा ये ना मेरे 4 स्टूडेंट्स हैं ऐसे जो कि खड़े हैं प्यार से, as shown in the figure. Is it possible to place Jaspal in the drill in such a way that he is equidistant from each of the 4 students A, B, C and D? If so, what should be his position? तो सबसे पहले जब आप इसकी ज्योमेट्री देखोगे ना इन चारों पॉइंट्स की, तो आपको पता चलेगा कि सर ये 3 है, ये 7 है, ये 11 है। तो सबसे पहले तो अगर मैं बात करूं ना, इनको ऐसे ज्वाइन कर दूं, ऐसे ऐसे, ठीक है। तो आप देखो कि ये कितना है बेटा, ये 4 है, और ये कितना है, ये भी 4 है। तो मतलब ये आप निकाल सकते हो, ये भी 4 है, ये भी 4 है, मतलब ये और ये इक्वल है। फिर अगर मैं बात करूं इस वाले पॉइंट से, ये यहां पे लेफ्ट में 4 है और ऊपर भी 4 है,
मतलब अगेन ये चारों की चारों साइड्स ना आपकी इक्वल है। क्या है? चारों की चारों साइड्स आपकी इक्वल है। तो आप लोगों का जो ये जसपाल है ना, वो यहाँ पे ये जो डायगोनल्स का इंटरसेक्शन है ना, और ये एक्चुअली एक स्क्वायर फॉर्म हो गया। क्या फॉर्म हो गया? इनकी पोजीशंस को जब मैंने मिलाया तो स्क्वायर फॉर्म हो गया। तो इस स्क्वायर की जो डायगोनल्स का इंटरसेक्शन है, दैट मींस जो वो मिड पॉइंट है ना, वहां पे हम लोग जसपाल को रखेंगे तो वो हर वर्टिसेस से, हर एक इंसान ABCD से इक्विडिस्टेंट होगा। तो अब इसका हम लोग पोजीशन बहुत इजीली बता सकते हैं। ये वाली पोजीशन कौन सी हो जाएगी? 7, और ये ऊपर में कितना है? 5। तो 7,5 उसकी पोजीशन हो जाएगी। वेरी वेरी सिंपल। लेट्स मूव ऑन। चल बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। इन फिगर 6.9 एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। ठीक है भाई, खूबसूरत बातें रखी है। और ट्राइंगल NSQ इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल MTR। तो आपके सामने ना मैं यहाँ पे ट्राइंगल्स को हाईलाइट कर देता हूँ। NSQ बेटा ये रहा, ठीक है, ये रहा मेरा NSQ, और MTR मेरा ये रहा MTR। अब देखो, अगर मैं इनकी बात करूं NSQ और MTR की, तो Q और R जो है ना वो इक्वल एंगल्स हैं। दैट मीन्स ये वाला एंगल दोस्तों इसके बराबर है। अब अगर मैं ट्राइंगल PTS की बात करूं तो ये वाला एंगल मेरा P है बेटा, और एंगल 1 और एंगल 2 को अगर मैं X मान लेता हूं, दोनों को मैं X मान लेता हूं, तो मेरे को एक सिंपल सी बात बताओ, एंगल P प्लस 2X 180 डिग्री के बराबर होगा। एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल से। तो यहां से X की वैल्यू क्या आ जाएगी? आप लोग बोलोगे सर 180 माइनस P डिवाइडेड बाय 2, दैट इज 90 माइनस P बाय 2। अब अगर मैं इसको y ले लूं और y ले लूं और ट्राइंगल PRQ को लूं, मतलब पूरे के पूरे ट्राइंगल को लूं, तो अब देखो एंगल P प्लस 2y अगेन 180 डिग्री आ गया। तो यहां से जब आप y निकालोगे ना, तो बेटा वो भी आपको 90 माइनस P बाई 2 ही मिलने वाला है। तो क्या आप यहां से बोल सकते हो कि ये जो x है और जो y है, ये दोनों के दोनों क्या है? बराबर है। तो अब P एंगल दोनों में कॉमन है, x और y बराबर है, तो A क्राइटेरिया से क्या ये सिमिलर हो गए? हेंस द क्वेश्चन इज प्रूव्ड। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। इन फिगर 6.10 AB is parallel to DC and AC and PQ intersect each other at point O. Prove that OA into CQ। तो OA बेटा सबसे पहले मैंने क्या बताया था, जब भी ऐसे सिमिलैरिटी वाले क्वेश्चन आए वो लाइन सेगमेंट को ना मेंशन कर लो। जैसे OA ये रहा, CQ कहाँ है भाई? CQ ये रहा, OC कहाँ है दोस्तों? OC ये रहा, और AP क्या है? ये रहा। तो आपको पता चल गया कि आपको कौन से ट्राइंगल्स पिक करने हैं। एक तो ये वाला ट्राइंगल पिक करना है और एक ये वाला ट्राइंगल पिक करना है। तो क्या ये पैरेलल है? आप लोग बोलोगे बिल्कुल है सर, गिवन है। तो क्या ये वाला एंगल इसके बराबर है? बोलोगे यस है। क्या ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है? बिल्कुल है। ए क्राइटेरिया से दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो गए। अब सिमिलैरिटी कैसे लिखते हैं? ट्राइंगल AOP विल बी सिमिलर टू, ऐसे 3 डैशेस डाल दो। ए के सामने कौन लिखा जाएगा? जो कि ए वाला एंगल है, मतलब जो ए के इक्वल एंगल है। ए के इक्वल एंगल कौन सा होगा बेटा? सी वाला। तो यहां पर आ जाएगा सी। ओ के सामने ओ ही आएगा क्योंकि वर्टिकली अपोजिट एंगल, और पी के सामने कौन सा एंगल आएगा? क्यू आएगा। तो अब देखो, आपको ओ ए चाहिए ना, तो यहां से ओ ए ले लो। तो ओ ए के नीचे क्या आ जाएगा? सी ओ। और आपको क्या चाहिए? सी क्यू चाहिए और ए पी चाहिए। तो AP यहां से ले लो, तो यहां से अपने आप ही CQ आ जाएगा। तो देखो OA इंटू CQ इज इक्वल टू AP इंटू OC, अपने आप ही आ गया। हेंस प्रूव्ड। तो बहुत सिंपल प्रॉब्लम्स होती हैं। एक बार आपने फिगर आउट कर लिया कि कौन से ट्राइंगल्स पकड़ने हैं, सिमिलैरिटी लगाओ, उसके बाद अपने आप ही कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो लिखोगे तो अपने आप ही डिजायर्ड रिजल्ट मिल जाएगा। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। AP का सवाल है, if the first term of an AP is -5 and the common difference is 2, then the sum of the first 6 terms। यार ये क्वेश्चन नहीं करा रहा मैं, आई एम रियली सॉरी, दिस इज वेरी वेरी इजी, इसमें हम लोग टाइम बर्बाद नहीं करेंगे। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। बहुत लाजवाब सवाल है। फॉर द AP -3 -7 -11 कैन वी फाइंड डायरेक्टली A30 -A20 विदाउट एक्चुअली फाइंडिंग A30 एंड A20। गिव रीजंस फॉर योर आंसर। बिल्कुल कर सकते हैं बेटा, मेरे को फाइंड आउट करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि A30 क्या होता है? A प्लस 29D, और A20 क्या होता है बेटा? A प्लस 19D। अभी मैंने A और D की वैल्यूज नहीं डाली है, मतलब एक्चुअली मैंने A30 और A20 निकाला नहीं है। अगर मैं इनको माइनस कर दूं तो आपका A तो कैंसिल ही होना है ना, और यहां से देखो 29 माइनस 19 दैट इज 10D। तो आपको वैल्यूज निकालने की जरूरत ही नहीं है, बस आपको यहाँ पे कॉमन डिफरेंस लाके पुट कर देना है, जो कि यहाँ पे कितना? -7 प्लस 3 दैट इज -4। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? -40। सवाल समाप्त।
चलो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ जीरो अ टर्म ऑफ दिस एपी जस्टिफाई योर आंसर। तो ऐसे प्रॉब्लम्स को हम लोग कैसे करते हैं, एनसीईआरटी में भी ऐसा सवाल है। आप मान लोगे कि जीरो इस एपी की कोई टर्म है, उसके कॉरस्पॉन्डिंग एन निकालेंगे। तो मान लेते हैं जीरो टर्म है तो a प्लस एन माइनस वन इंटू डी वाला फॉर्मूला लगाऊंगा, जनरल फॉर्मूला। तो 31 प्लस एन माइनस वन इंटू डी, डी की वैल्यू क्या है 28 माइनस 31 दैट इज -3। तो यहां से ये यहां जाएगा -31 डिवाइडेड बाय -3 हो जाएगा, दैट मीन्स 31/3। ठीक है, 31/3, इसको रबर से मिटा देता हूं ताकि अच्छा लगे थोड़ा सा, इज इक्वल टू 31/3 इज इक्वल टू n-1। अब यहां से अगर आप 31/3 प्लस 1 निकालोगे n के बराबर आएगा, तो ये हो जाएगा 34/3 इज इक्वल टू n। मेरे को एक सिंपल सी बात बताओ, जब भी एपी पढ़ी है आपने, आपको कभी भी किसी टीचर ने या फिर आपने बुक में ऐसा देखा हुआ पढ़ा है कि 34/3 टर्म हमेशा होल नंबर में होता है हमारा n, मतलब सेकंड टर्म, 7th टर्म, 108th टर्म। तो ये एक्चुअली बता रहा है आपको कि जो आपने यहाँ पर जीरो को इस एपी की एक टर्म माना है ना, वो एक होल नंबर के लिए नहीं आ रहा है, मतलब दिस विल नॉट बी एनी टर्म इन दिस गिवन एपी, हेंस सॉल्व्ड। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। फाइंड द वैल्यू ऑफ x फॉर विच let's move on to the next question. Find the value of x for which DE is parallel to AB in the given figure. तो भाई हमको बताना है कि DE जो है वो AB के पैरेलल हो जाए, वो वैल्यू बतानी है। तो आपको समझ आ रहा है कि यार यहाँ पर और कुछ नहीं है, आपको ये जो दिया हुआ है ना, ये जो यहाँ पे रेशियोज दिए हुए हैं, इसको इक्वेट करना है, x की वैल्यू निकालनी है। तो आपको गिवन है बेटा x + 3 ये वाला पॉइंट, और यहाँ से गिवन है 3x + 19। अगर ये इसके बराबर हो जाता है x डिवाइडेड बाय 3x + 4, तो हम लोग बोल देंगे कि भाई DE इज पैरेलल टू AB, और यहाँ से जो x की वैल्यू आएगी वो हमारा आंसर हो जाएगा। बस क्वेश्चन खत्म। लेट्स मूव ऑन। चल करते हैं नेक्स्ट सवाल को। ABCD इज अ ट्रापीजियम इन विच AB इज पैरेलल टू DC। ठीक है भाई, खूबसूरत बात है। PQ आर पॉइंट्स ऑन AD, ठीक है, दिख गया हमको, BC रिस्पेक्टिवली, सच दैट PQ इज ऑल्सो पैरेलल टू DC, और हमको BQ दिया हुआ है, QC दिया हुआ है, PD दिया हुआ है, और हमको AD की वैल्यू पूछी है। AD कहाँ है बेटा, ये वाली साइड हमको पूछी है। तो अब आप बताओ, अगर आपका PQ DC के पैरेलल है तो क्या ये इसके पैरेलल है? अब यहां से क्या आप BPT के थ्रू ये बोल सकते हो कि दिस डिवाइडेड बाय दिस विल बी इक्वल टू दिस डिवाइडेड बाय दिस। तो अब ये यहां पर 35 है, ये यहां पर 15 है, तो ये रेशो क्या हो गया बेटा, अगर मैं यहां पे 5 से डिवाइड करूंगा तो 7:3 हो गया। तो ये भी क्या हो जाएगा, 7:3 के रेशो में चलेगा। अब अगर ये 7:3 के रेशो में चलेगा और ये भी पैरेलल है बेटा, तो ये भी 3:7 के रेशो में चलेगा ऐसे। अब यहां पर अगर मैं बोल दूं PD डिवाइडेड बाय AP, PD डिवाइडेड बाय AP किसके बराबर है, PD डिवाइडेड बाय AP, जो मैंने अभी रेशो लिखा है यहां पर, ये आ रहा है हमारा 3:7 के बराबर, और PD की वैल्यू मेरे को गिवन है 18, तो 18 डिवाइडेड बाय AP इज इक्वल टू 3/7, तो ये 6, तो AP की वैल्यू आ गई बेटा 42। लेकिन यहां पर सवाल खत्म नहीं हुआ है। बहुत से बच्चे इस क्वेश्चन में क्या गलती करते हैं कि AP की वैल्यू निकाल लेते हैं। भाई पूछा AD है, तो AP में ना आप लोगों को PD ऐड करना पड़ेगा, जो कि आपको 18 दिया हुआ है। तो फाइनल आंसर क्या आएगा आप लोगों का, 42 + 18 दैट इज 60। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। इन द गिवन फिगर इफ एंगल ACB इज इक्वल टू एंगल CDA, AC दिया हुआ है, AD दिया हुआ है, BD की वैल्यू पूछी है हम लोगों से। तो सबसे पहले यहाँ पे ना ये दो ट्रायंगल्स बना लेते हैं जिससे हमको सिमिलैरिटी देखनी है। तो इसका नाम है बेटा ABC, और एक और ट्रायंगल बनेगा हमारा ऐसा, ये हो जाएगा बेटा हमारा क्या, AD एंड C। तो हमको ये वाला एंगल इसके बराबर दिया हुआ है, और दोनों ट्रायंगल्स में क्या A एंगल कॉमन है, बिल्कुल है। तो आप बोलोगे सर ये AA क्राइटेरिया से ना सिमिलर होगा, ठीक है। अब निकालना क्या है बेटा, हमको निकालना है BD। निकालना क्या है हमको, BD। तो एक काम करते हैं ना यार दोस्तों, एक बहुत सिंपल सा सवाल करते हैं। एक काम करते हैं, BD निकालने के लिए ना हम लोगों को और कुछ नहीं करना है, AB को निकालना है। क्योंकि AB अगर मैं निकाल लूंगा, AD मेरे को पता है, तो BD मेरा ऑटोमेटिकली निकल जाएगा। तो मेरे को मतलब इस वाले की खोज है, AB की खोज है। तो AB किसके सामने है बेटा,
सी के सामने है, ऊपर वाले ट्रायंगल में सी के कॉरस्पॉन्डिंग एंगल कौन सा है, नीचे वाले ट्रायंगल में डी है, तो इसके सामने क्या आएगा ये, तो रेशो में क्या जाएगा AC। आपको ये चीज नहीं आती है, अगर आपने मेरे वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप लोगों को मैं ये ट्रिक सिखा देता हूं। अगर आपको बिना ट्रायंगल दिस इज सिमिलर टू ट्रायंगल दिस लिखे कॉरस्पॉन्डिंग रेशोज लिखने हो ना, तो आप लोग इक्वल एंगल्स के सामने वाली साइड ले लिया करो। जैसे यहां पर मेरे को रिक्वायरमेंट किसकी थी बेटा, जैसे यहां पे मेरे को रिक्वायरमेंट किसकी थी, AB की रिक्वायरमेंट थी, तो मैंने C एंगल के सामने वाला पकड़ा। अब यहां पे C एंगल के कॉरस्पॉन्डिंग कौन है, नीचे वाले ट्रायंगल में D एंगल है, तो इसलिए इसके सामने वाला पकड़ के रेशो में डाल दिया, डिवाइडेड बाय। अब मेरे को और क्या पता है बेटा, मेरे को AC के बारे में पता है, तो AC के बारे में पता है जो कि है एंगल B के सामने, तो इसलिए एक काम करो यहां पे AC लिख दो ऐसे, डिवाइडेड बाय। अब B के कॉरस्पॉन्डिंग एंगल कौन सा है नीचे, आप लोग बोलोगे सर C है, तो C के सामने वाला कौन है, AD। तो अब देखो यहां से आपको AB की वैल्यू क्या मिलेगी, AC स्क्वायर बाय AD। AC कहाँ है बेटा, ये रहा, तो AC स्क्वायर क्या हो जाएगा 64 बाय AD, AD इज 3। तो आपकी जो AB की लेंथ आ गई वो ये आ गई, तो आपका DB क्या हो जाएगा 64 बाय 3 माइनस 3, दैट इज 64 माइनस 9, दैट इज 55 बाय 3। ये आपका इस सवाल का उत्तर है। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। द पॉइंट विच डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट 7, बेटा ये क्वेश्चन मैंने अपने चैनल पे ना बहुत बारी करा रखा है, शॉर्ट जो मैं शॉर्ट्स बनाता हूँ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की, उस पर भी करा रखा है, मैं आंसर भी बता देता हूँ, इसका D आएगा। और बहुत कॉमन सवाल है, बहुत रिपीटेटिव सवाल है, आप लोग एक बार खुद से प्रैक्टिस कर लेना, नहीं आया तो मेरे टेलीग्राम ग्रुप पे पूछ लेना। The fourth vertex D of a parallelogram ABCD whose 3 vertices are this is, तो सिंपल सा सवाल है यार, पैरेललोग्राम बनाना है और 3 वर्टिसेस दी हुई हैं, तो आप लोग क्या करोगे, सबसे पहले ना ये ऑर्डर में है वर्टिसेस, ऐसे है ABCD। तो आपको बताता हूँ इसमें कॉन्सेप्ट क्या यूज होता है। तो ये हो गया आपका -2, 3, ये हो गया बच्चों आपका 6, 7, और ये हो गया आपका 8, 3, और इसको मान लेते हैं x, y। क्या आपको ये बात पता है कि जो पैरेललोग्राम में डायगोनल्स होती हैं वो एक दूसरे को क्या करती हैं, क्या करती हैं, क्या करती हैं, बोलो 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 बोलो। तो आपका जो A और C का मिड पॉइंट होगा वही आपका B और D का भी मिड पॉइंट होगा। ये बात आपको पता है या नहीं पता है? तो ये डायगोनल्स की प्रॉपर्टी होती है, पैरेललोग्राम में डायगोनल्स की ये प्रॉपर्टी होती है कि आपका जो A और C का मिड पॉइंट है वही आपका B और D का मिड पॉइंट होगा। ठीक है, दैट मीन्स दे बाइसेक्ट ईच अदर। तो यहाँ से आप x और y की खोज बहुत इजीली कर सकते हो। लेट्स मूव ऑन टू द, चलो अब ना थोड़ी स्पीड मेंटेन करते हैं वरना बहुत लंबा लेक्चर हो जाएगा। द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स दिस एंड दिस कट्स y एक्सिस एट। तो सबसे पहले ना परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का कॉन्सेप्ट समझ लो। आप लोगों को अगर मैं यहाँ पे ना 2 पॉइंट्स दे दूं, अभी इन पॉइंट्स को भूल जाओ A और B, और बोलूं कि इनके लाइन सेगमेंट को ज्वाइन करके ना आप इसके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के ऊपर बात करिए। तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर एक ऐसी लाइन होती है जो कि इस लाइन सेगमेंट को बाइसेक्ट करेगी और इसके परपेंडिकुलर रहेगी। ऐसा बाइसेक्ट करेगी मतलब ये और ये इक्वल होंगे। तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे अगर आप कोई सा भी पॉइंट लोगे ना दोस्तों, तो यहाँ पर एक काम करो, ये वाले पॉइंट से ना ऐसे 2 ट्रायंगल्स फॉर्म करो। तो आपको पता है कि ये और ये बराबर है, ये आपका कॉमन है, और ये दोनों के दोनों 90 डिग्री, तो कॉन्ग्रुएंसी दिख गई, दैट मीन्स दिस इज इक्वल टू दिस। ऐसे ही परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे जो भी आपके पॉइंट्स लाई करेंगे ना, वो आपके इन दोनों के दोनों पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस पे रहेंगे। ये कॉन्सेप्ट होता है, यही यहाँ पर यूज होगा। तो उसने बोला है कि जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करती हुई लाइन सेगमेंट का उसका y एक्सिस पे कहां पर कटिंग हो रही है वो वाला पॉइंट बताना है। तो y एक्सिस पे जहां पर भी कटिंग होगी उस पॉइंट को हम लोग 0, y मान लेते हैं। तो जो ये 0, y पॉइंट होगा, एक तरीके से ऐसा इमेजिन कर लो कि ये रहा आपका XY एक्सिस और ये रहा आपका, एक काम करता हूँ इसको मैं थोड़ा सा प्रैक्टिकली बनाता हूँ ताकि आप लोग इमेजिन अच्छे से कर पाओ। तो 1, 5 अगर मैं ले लूँ तो 1, 5 कहीं यहाँ ले लेता हूँ और 4, 6 कहीं यहाँ ले लेता हूँ। इन दोनों को मैंने ज्वाइन किया और इनका जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा ना वो कुछ ऐसा होगा। तो ये ऐसे जाकर ऊपर y एक्सिस में कट करेगा। लेकिन खासियत क्या है कि जो ये वाला पॉइंट होगा इन दोनों पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस पे होगा,
और इस पॉइंट को आपने क्या माना है बेटा, 0, y माना है। तो आप इससे और इससे 1,5 से 0y का डिस्टेंस और 4,6 से 0y का डिस्टेंस निकालो, दोनों को क्या करो, इक्वेट कर दो और वहां से आपको y की वैल्यू मिल जाएगी। वेरी सिंपल। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब हम क्या करेंगे, थोड़ा सा ना ओरली समझने की कोशिश करेंगे और एकदम एंड तक आंसर्स नहीं फाइंड आउट करेंगे, वरना जो वीडियो है बेटा बहुत लंबी हो जाएगी, ठीक है। आयुष स्टार्ट्स वॉकिंग फ्रॉम हिज हाउस टू ऑफिस। इंस्टेड ऑफ गोइंग टू द ऑफिस डायरेक्टली, he goes to the bank first, from there to his daughter's school, and then reaches the office. What is the extra distance traveled by Ayush in reaching his office? Assume that all distances covered are in straight line. If the house is situated at 2,4, तो सबसे पहले ना सिचुएशन बना लेते हैं। घर कहां पर है बेटा, 2,4 पे है, तो मान लेते हैं 2,4 हमारा ये रहा, 2,4, ठीक है। उसके बाद बैंक का है बेटा 5,8 पे है, तो यहां से 3 आगे चलो और 4 ऊपर जाओ, तो मान लेते हैं कहीं हमारा यहां पर है 5,8 स्कूल। ये रहा बेटा हाउस, ये रहा हमारा स्कूल। एंड 13,14 पे है बैंक एट, सॉरी ये बैंक है बेटा, स्कूल एट 13,15, तो 13,15 के लिए तो यार थोड़ा सा और ऊपर जाना पड़ेगा, जो कि स्पेस नहीं है, तो मैं यहाँ बना देता हूँ कहीं पे 13,14, ये हो गया हमारा स्कूल। और 13,26 पे ही मेरा क्या है बेटा, ऑफिस है, तो 13 और फिर 26 जाना है मेरे को, तो थोड़ा सा और ऊपर, ये लो यहाँ आ जाओ, थोड़ा सा आपको देखने में दिक्कत हो रही होगी। चलो एक काम करते हैं, इसका ना डायग्राम दोबारा से बना लेते हैं, ठीक है। इसका डायग्राम दोबारा से बना लेते हैं ताकि आप लोगों को इमेजिन करने में दिक्कत ना हो। 2,4 बेटा कहीं मैं यहाँ पे ले लेता हूँ छोटू सा, ये हो गया मेरा क्या, हाउस। उसके बाद बैंक है 5,8 पे, तो यहाँ पे कहीं मैं ले लेता हूँ अपने बैंक को, तो यहाँ पे हो गया मेरा बैंक 5,8 पे। उसके बाद स्कूल ले लेता हूँ बेटा मैं 13,14 पे, तो यहाँ पे कहीं ले लेता हूँ स्कूल, और 13,26 यहाँ पर ले लेता हूँ मैं अपना ऑफिस। अब उसने बोला है आयुष स्टार्ट्स वॉकिंग फ्रॉम हिज हाउस टू हिज ऑफिस, इंस्टेड ऑफ गोइंग टू द ऑफिस ही गोज टू बैंक, देन स्कूल एंड देन ऑफिस। तो अगर वो डायरेक्टली चला जाता बेटा, तो वो कहाँ से कहाँ, 2,4 से जाता सीधा 13,26 पर, तो ये डिस्टेंस निकाल लो। और वो गया एक्चुअली क्या है, पहले ये फिर ये फिर ये सारे के सारे डिस्टेंसेस निकाल के ऐड करो और देख लो कि डिफरेंस क्या है, वहां से आप लोगों को आंसर मिल जाएगा। Let's move on to the next question. The angle of elevation of the top of a tower is 30 degree. If the height of the tower is doubled, then the angle of elevation of its top will also be doubled. ये true और false question है। ऐसा क्वेश्चन मैंने आपको ऑलरेडी कराया हुआ है, तो ये क्वेश्चन के बारे में सोचना आपका टास्क है। इसका मतलब ये नहीं है कि आपसे नहीं बना तो भाई सर आपको नहीं बताएंगे। एक बार खुद ट्राई करो, थोड़ा सा अपने आप को कंफर्ट जोन से बाहर पुश करो। नहीं आएगा तो टेलीग्राम ग्रुप है ना यार, जिसका डिस्क्रिप्शन में लिंक है, भर भर के पूछो, रात में 2-2 बजे सवाल पूछो, रात में 2 बजे बताऊंगा मैं आप लोगों को। उसके आगे चलते हैं। इफ 2 sin square थीटा माइनस cos square थीटा इज इक्वल टू 2, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा। तो आपको पता है यार, किसी भी साइन और कॉस को एक दूसरे में चेंज कर दो, तो एक काम करते हैं, इसको चेंज कर देते हैं। 2 sin square थीटा माइनस 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, ये इज इक्वल टू 2, तो ये हो जाएगा 3 sin square थीटा इज इक्वल टू 3। तो यहाँ से हमारा साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा 1 के बराबर। तो आपको पता है यहाँ से थीटा की वैल्यू क्या आएगी, बोलने की भी जरूरत नहीं है। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू दिस, देन प्रूव दैट दिस। बहुत बारी लाजवाब सवाल है, बहुत बारी कराया है, टॉप 20 ट्रिग्नोमेट्री में भी ये सवाल है, सबसे इंपॉर्टेंट PYQ है, बार बारी बोला हुआ है। करते क्या है, दोनों साइड पे cos स्क्वायर थीटा से क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। tan में हम लोग इक्वेशन बना लेंगे, जहां से हमको tan की 2 वैल्यूज मिल जाएंगी, आंसर हो जाएगा समाप्त। साइन थीटा प्लस कॉस थीटा P के बराबर है, सेक थीटा प्लस कॉसेक थीटा Q के बराबर है। तो हमको ये प्रूव करना है, कुछ नहीं करना, जो चीज प्रूव करनी है ना वो यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दो। जैसे Q की जगह ये सब्स्टिट्यूट कर दो, P स्क्वायर की जगह इसको स्क्वायर करके सात बहु साजिश करके दोनों साइड पे स्क्वायर करके पुट कर दो। आप लोगों को जो चीज चाहिए ना वो बहुत इजीली मिल जाएगी। अगेन ये टॉप 20 में मैंने कराया हुआ है और थोड़ा सा स्पीड मेंटेन करने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पर अब मैं आपको तरीके बता रहा हूँ बस। A window of a house is h meters above the ground. From the window, the angles of elevation and depression of the top and the bottom of another house situated on the। तो बेटा देखो सिचुएशन कुछ ऐसी है कि एक घर है ऐसा, ठीक है, इसकी ना एक खिड़की है ऐसी जहां से एक इंसान झांक रहा है, सामने एक घर है उसको, मान लो ये घर ऐसा है, तो आपका दोनों का बेस जो है वो सेम उस पे है। अब एक बारी यहां से खिड़की से वो इस घर का टॉप देखता है और इस घर का बॉटम देखता है,
और जब वो टॉप देखता है तो वो एंगल अल्फा बनता है, और जब वो बॉटम देखता है, डिप्रेशन देखता है, तो ये एंगल बीटा बनता है। तो ये वाला एंगल भी मेरा क्या हो जाएगा, बीटा। ये दिया हुआ है एच के बराबर, तो आपको बोला हुआ है कि इस हाइट के बारे में बताओ। कैपिटल एच ले लेता हूं इसको, ठीक है, कैपिटल एच के बारे में बताओ। तो सिंपल सी बात है कि अगर ये एच है तो बेटा ये भी एच हो जाएगा, है ना। अब अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि ये एक्स है, ये अगर x है बेटा, तो x की वैल्यू क्या होगी, तो आप लोग बोलोगे सर h बाय एक्स इज इक्वल टू टैन बीटा। तो यहां से h बाय टैन बीटा मतलब कि x की वैल्यू हो जाएगी सर h कॉट बीटा। अगर ये x है तो बेटा ये भी x है, और अगर इसको मैं y बोल दूं तो y बाय एक्स यानी कि y बाय h कॉट बीटा विल बी इक्वल टू व्हाट, टैन अल्फा। तो y की वैल्यू क्या आ गई बेटा, h टैन अल्फा इंटू कॉट बीटा। तो अब आपको पता है कि स्मॉल h प्लस वाई तो कैपिटल h है, तो आपका कैपिटल h किसके बराबर हो जाएगा, h प्लस h टैन अल्फा कॉट बीटा। यही आपको प्रूव करना था, h कॉमन निकालोगे तो यही आ जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। बहुत उम्दा सवाल है, ध्यान से देखना। AB इज द डायमीटर ऑफ अ सर्कल एंड AC इज इट्स कॉर्ड सच दैट एंगल BAC इज इक्वल टू 30 डिग्री। तो हमको ना BC और BD को इक्वल प्रूफ करना है। सबसे पहले उसको मार्क कर लेते हैं। BC बेटा ये रहा और BD ये रहा। तो अब सिंपल सी बात बताओ, अगर मैं बोलूं कि ये 30 है तो क्या ये भी 30 होगा, क्योंकि ये दोनों के दोनों क्या है बेटा, रेडियस है आइसोसेलेस ट्रायंगल की प्रॉपर्टी से। तो ये क्या हो जाएगा, 30 प्लस 30 60, मतलब 180 में से 60 माइनस करेंगे तो ये वाला एंगल हो जाएगा कितना, 120 डिग्री। अगर ये 120 डिग्री है तो क्या ये वाला एंगल 60 डिग्री हो जाएगा। अब ये भी रेडियस है बेटा, ये भी रेडियस है, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल भी सेम हो जाएंगे। तो एक्चुअली जो ये ट्रायंगल OAC है ना, OBC है ना, इसमें हर एक एंगल इक्वल हो गया 60 डिग्री के बराबर। मतलब ये ना एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बन गया। तो आपको यहां से समझ आया कि ये भी एक्चुअली R के बराबर है, ठीक है। अब ना यहाँ पर ना मैं थोड़ी सी ये रबड़ मिटा देता हूँ ताकि आपको चीजें क्लियरली दिखे। तो ये और ये और ये ना तीनों के तीनों इक्वल हो गए, मतलब ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बन गया। अब दोस्तों बताओ, अगर ये वाला एंगल 60 डिग्री है तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, 120 डिग्री हो जाएगा। ये वाला एंगल मेरा 60 डिग्री था और ये क्या है, टैंजेंट है। DC क्या है, टैंजेंट है। तो ये बचा वाला एंगल कितना होगा, 90 माइनस 60 यानी कि 30 डिग्री होगा। अब ये 30, ये 120, तो ये वाला भी 30 डिग्री होगा। तो एक बात बताओ, क्या आइसोसेलेस ट्रायंगल आपको दिख रहा है, और आइसोसेलेस ट्रायंगल में क्या होता है, इक्वल एंगल्स के सामने वाली साइड इक्वल, हेंस दिस इज इक्वल टू दिस, दैट मींस BC इज इक्वल टू BD, हेंस प्रूव्ड। क्वेश्चन समाप्त। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट प्रॉब्लम। आउट ऑफ द टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स द रेडियस ऑफ द आउटर सर्कल इज 5 सेंटीमीटर and the chord AC of length 8 centimeter is a tangent to the inner circle. Find the radius of the inner circle. बहुत बारी मैंने ऐसा सवाल कराया है। दो कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स बना दो, बाहर वाले का उसने आपको दिया हुआ है रेडियस 5 सेंटीमीटर के बराबर, और क्या है, कॉर्ड AC ऑफ लेंथ 8 सेंटीमीटर इज अ टैंजेंट। तो सबसे पहले ना ये फिगर ड्रॉ करा करो। AC आपने कॉर्ड बना दी जो कि आउटर सर्कल के लिए कॉर्ड है और अंदर वाले सर्कल के लिए क्या है बेटा, टैंजेंट है। तो आपको इसकी लेंथ क्या दी हुई है, 8 दी हुई है। यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे तो बाइसेक्ट करेगी, तो ये वाली लेंथ कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी। और आपको ये बाहर वाला रेडियस कितना दिया हुआ है, 5 दिया हुआ है। फाइंड द रेडियस ऑफ द इनर सर्कल, मतलब इसके बारे में बात कर रहा है। पाइथागोरस थ्योरम लगा के हमको पता है 3 4 5 एक पाइथागोरन ट्रिपलेट होता है, तो 3 सेंटीमीटर वुड बी माय आंसर। Let's move on to the next question. Let S denotes the semi-perimeter of a triangle ABC in which BC is equal to A, CA is equal to B. तो सबसे पहले ना हम लोग यहाँ पे डायग्राम बनाते हैं अपना। ये रहा हमारा डायग्राम। एक बारी मैं फ्रेम को सही कर लूँ यार। ट्राइंगल ABC बना दिया ऐसे, और BC हमारा A है, AC हमारा क्या है, B है, और ये हमारा क्या है, स्मॉल c है। और अब उसने क्या बोला, इफ अ सर्कल टचेस द साइड BC, CA एंड AB at these points, तो मतलब टच करने वाला सर्कल मतलब कि इंटरनल सर्कल है। तो यहाँ पे BC पे D, ये रहा E और ये रहा F। तो उसने पूछा है कि ये BD की लेंथ, इसकी लेंथ S माइनस B के बराबर प्रूफ कर दो। तो एक काम करते हैं, इसको ना हम लोग X मान लेते हैं। अगर ये X हो गया और BC पूरा का पूरा स्मॉल a है बेटा, तो ये क्या हो जाएगा, A में से X घटा दोगे। अगर ये a माइनस एक्स है तो क्या ये वाला पोर्शन भी, क्योंकि एक्सटर्नल पॉइंट से जब दो टैंजेंट्स ड्रॉ करी जाए तो इक्वल लेंथ की होती हैं, तो
तो ये भी किसके बराबर हो जाएगा, a माइनस एक्स के बराबर हो जाएगा। अब पूरा का पूरा AC मेरा b लेंथ का है, जिसमें से a माइनस एक्स मैंने यहां मेंशन कर दिया, तो ये किसके बराबर हो जाएगा, b माइनस टाइम्स ऑफ a माइनस एक्स। तो जब ब्रैकेट खोलोगे तो b माइनस a प्लस एक्स हो जाएगा। अगर ये b माइनस a प्लस एक्स है तो बेटा b माइनस a प्लस एक्स ये भी होगा फ्रॉम द प्रॉपर्टी ऑफ टैंजेंट्स। तो ये किसके बराबर हो जाएगा, स्मॉल c में से हमको ये माइनस करना है, दैट मीन c में से ये माइनस कर देते हैं, तो क्या मिलेगा, c माइनस बी प्लस a माइनस एक्स। तो ये किसके बराबर हो गया, c माइनस बी प्लस a माइनस एक्स। अब बताओ क्या BC और BD बराबर होंगे फ्रॉम द प्रॉपर्टी ऑफ टैंजेंट्स। तो हमको पता चल गया कि c माइनस बी प्लस a माइनस एक्स शुड बी इक्वल टू x। तो यहाँ से 2x की वैल्यू आ जाएगी किसके बराबर बेटा, a प्लस सी माइनस बी। अब देखो आपको दिया हुआ है कि स्मॉल s क्या है, सेमी पेरीमीटर ऑफ दिस ट्राइंगल, दैट इज स्मॉल s इज नथिंग बट a प्लस बी प्लस सी बाय 2। तो यहां से फटाफट से मेरे को a प्लस सी की वैल्यू बताओ, क्योंकि मेरे को b रखना है, a और c को एलिमिनेट करना है। तो ये हो जाएगा 2s माइनस बी, यहां से क्या हो जाएगा a प्लस सी 2s माइनस सी। तो यहां से 2x इज इक्वल टू a प्लस सी की जगह रख दिया मैंने 2s माइनस बी। तो यहां से 2x इज इक्वल टू हो जाएगा 2s माइनस 2b। हर जगह से 2 कैंसिल करोगे तो x की वैल्यू यानी कि bd की वैल्यू किसके बराबर हो गई, s माइनस बी, हेंस प्रूव्ड। ये क्वेश्चन पूरा करवा दिया क्योंकि इंपॉर्टेंट है, और ऐसा सवाल मैंने अभी क्योंकि सर्कल्स के टॉप 20 क्वेश्चंस डाले नहीं हैं तो इसलिए मैंने ये वाला क्वेश्चन पूरा करवा दिया। चलो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन यार आप खुद से करोगे क्योंकि बहुत सिंपल सा रिजल्ट है, और ट्राइंगल्स के टॉप 20 क्वेश्चन में मैंने ये वाला क्वेश्चन कराया हुआ है। आपको याद होगा कि अगर एक सर्कल है और ऐसे आप डालते हो बाहर से 2 टैंजेंट्स और ऐसे एक ट्राइंगल बना लेते हो, तो इस ट्राइंगल का जो पेरीमीटर होता है वो किसके बराबर होता है, ट्वाइस ऑफ द लेंथ ऑफ टैंजेंट। वही रिजल्ट यहाँ पे यूज होना है। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। In figure 9.19, the common tangent AB and CD to two circles with center O and O dash intersect at E. Prove that OE, O dash are collinear. Again, this is one of those questions जो हमको बहुत जगह देखने को नहीं मिलते हैं। ऐसे यूनिक क्वेश्चंस, अच्छे क्वेश्चंस एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में ही हैं, और आपके पीवाईक्यू का भी एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। पीवाईक्यूज के एक जो हमारा एक बोलते हैं आर्काइव है पीवाईक्यूज की, उसमें ये बहुत उम्दा क्वेश्चन है जो बच्चे यूजुअली नहीं देखते हैं, प्रैक्टिस नहीं करते हैं, क्योंकि ये 4-5 साल पहले आया होगा, कभी रिसेंट टाइम में नहीं आया। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं है। तो इसलिए इस क्वेश्चन को ढंग से समझेंगे। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले फीलिंग क्या आती है टैंजेंट्स को देख के कि परपेंडिकुलर बना लिया, ठीक है। अब मेरे को एक सिंपल सी बात बताओ, आप लोगों को OE O डैश का प्रूफ करना है, तो आप इसको ना लाइन मान के नहीं चल सकते हो दोस्तों, ठीक है। आप इसको लाइन मान के नहीं चल सकते हो। अब इसको भी ऐसे बना लो, इसको हमको प्रूफ करना है कि OE O डैश जो है ये एक लाइन में लाई करेंगे, मतलब कोलिनियर पॉइंट्स है, और यहां पर इसको ऐसे कर लो। अब एक सिंपल सी सरल सी बात हम लोग सुनेंगे सारे के सारे मिलके। ये परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर, ये रेडियस और ये दोनों के दोनों में कॉमन है, तो दोनों के दोनों ट्राइंगल ऊपर वाला और नीचे वाला कॉन्ग्रुएंट हो गए। उससे हमको पता चलता है ये वाला एंगल इसके बराबर है, ठीक है। सिमिलरली हम लोग जब राइट हैंड साइड में देखेंगे तो ये वाला एंगल हमको इसके बराबर मिल जाएगा। तो अब एक सिंपल सी बात बताओ, OE O डैश क्या कर रहा है, AE, ये जो AEC एंगल है, एंगल AEC और एंगल DEB, और ये दोनों के दोनों एंगल्स ना वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं, इसलिए इक्वल है, और इन दोनों को बाइसेक्ट कर रहा है OE O डैश। ये कब हो पाएगा, जब OE O डैश एक सेम लाइन में होंगे, कोलिनियर होंगे, हेंस प्रूव्ड। तो इसको आपको करना कैसे है, सबसे पहले आप ये एंगल्स को इक्वल प्रूफ करोगे, फिर आप बोलोगे कि एंगल AEC एंगल DEB बराबर है, तो हाफ ऑफ एंगल AEC इज इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल DEB, ये हम लोगों को दिख रहा है। और यहां से लिखोगे कि ये चारों के चारों एंगल्स जो है ना वो आपस में इक्वल है। तो आप लोग यहां से बहुत सरल तरीके से लिख सकते हो बच्चा। और इसका एक और तरीका भी है कि आपको पता चल गया कि भाई ये थीटा है, ये थीटा है, ठीक है। उसके बाद अगर मैं इसको बोल दूं, अब देखो ये भी थीटा हो जाएगा, ये भी थीटा हो जाएगा, इसको अगर मैं वाई बोल दूं तो ये भी वाई हो जाएगा। तो आपको पता है कि ये कंप्लीट सर्कल बना रहे हैं, तो आप लिख सकते हो 4 थीटा प्लस 2y इज इक्वल टू 360 डिग्री।
तो यहाँ से अगर आप 2 थीटा प्लस वाई निकालोगे तो 180 डिग्री आएगा। दैट मीन्स इसके ऊपर वाले जो एंगल्स हैं वो क्या बना रहे हैं, स्ट्रेट एंगल, दैट इज 180 डिग्री। हेंस ये एक स्ट्रेट लाइन है, दैट मीन्स ओ ई ओ डैश आर कोलिनियर, ऐसे भी लिख सकते हो। बहुत सारे तरीके हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इन द फॉर्मूला x bar is equal to this for finding the mean of group data, di's are the deviation from a of, जल्दी बोलो जल्दी बोलो जल्दी बोलो जल्दी बोलो सर, वो जो मिड पॉइंट्स लेते थे ना हम लोग अपने उसके, तो मिड पॉइंट्स को क्या बोलते थे बेटा, मिड पॉइंट्स ऑफ द क्लासेस, जो क्लास मार्क होता था हमारा। सी इज द करेक्ट आंसर। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ xi's are the midpoints of the class intervals of group data, fi's are the corresponding frequency and x bar is the mean, then this, तो बेटा यही तो हमारा फॉर्मूले में आता है। हमारा x बार होता क्या है, सिग्मा ऑफ fi xi डिवाइडेड बाय सिग्मा ऑफ fi। तो एक्चुअली अगर आप इसको इधर ले जाओगे ना तो आपको यही चीज मिल जाएगी, तो मतलब इक्वल में से इक्वल माइनस हो रहा है, हेंस द करेक्ट आंसर वुड बी 0। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। द प्रोबेबिलिटी दैट अ नॉन लीप ईयर ईयर क्या होता है भाई, नॉन लीप ईयर सिलेक्टेड एट रैंडम विल कंटेन 53 संडेज। तो ध्यान से इस कॉन्सेप्ट को समझ लो, क्वेश्चन कैसे करते हैं। लीप ईयर में होते हैं 366 डेज और नॉन लीप ईयर में होते हैं 365 डेज। आपको पता है कि एक वीक में ना 7 दिन होते हैं, तो आप इसको ना 7 से डिवाइड करो और मुझे रिमाइंडर बताओ। तो आप लोग बोलोगे सर 7 पंजे 35, 1 5 7 दुखी 14, तो सर रिमाइंडर बचा 1। जो ये बचता है ना, इसको हम लोग वैसे जब रीजनिंग पढ़ाते हैं बच्चों को या फिर ये कॉन्सेप्ट पढ़ाते हैं ना हम लोग पूरे ईयर वाला, तो इसको ना ऑड डे बोला जाता है कि इस बेचारे को अलग से छोड़ दिया। बाकी 7 लोग मिल गए है ना, कितनी बारी 52 वीक्स। तो आप 365 डेज को कैसे लिख सकते हो, 52 कंप्लीट वीक्स हैं प्लस 1 डे है, जो ये एक दिन छूट गया ना इसको ऑड डे बोला जाता है। तो 366 मतलब जिसमें लीप ईयर है, जो लीप ईयर है उसमें 52 वीक्स होंगे बच्चों और इसमें 2 अलग से दिन होंगे। तो अब हमारा केस कौन सा है, नॉन लीप ईयर वाला। तो मतलब ये जो एक्स्ट्रा दिन है ना इसके बारे में हमको सोचना चालू करना है। तो उसने बोला है सिलेक्टेड एट रैंडम विल कंटेन 53 संडेज। तो बेटा इन 52 वीक्स में 52 संडेज तो आने ही वाले हैं। तो अब बात है कि जो ये एक्स्ट्रा दिन है ना ये संडे हो जाए। तो ये एक्स्ट्रा दिन संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे और सैटरडे, इनमें से कुछ भी हो सकता है, लेकिन इसको हम चाहते हैं कि संडे हो जाए। तो ये 7 ऑप्शंस हैं, लेकिन इसमें से हमारा प्रेफरेबल ऑप्शन 1 है, हेंस द करेक्ट आंसर वुड बी 1/7। समाप्त। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अपूर्व थ्रोज अगेन, ये क्वेश्चन मैंने अपने मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट्स वाले क्वेश्चंस में करा रखा है, और अगर आपने अभी तक मेरे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की शॉर्ट्स वाली सीरीज को नहीं देखा है तो वहां पे अभी तक मैं 56 क्वेश्चंस कवर कर चुका हूं। अगर आपने वो 56 क्वेश्चंस भी देख लिए ना एंड मोमेंट में, तो आपकी बहुत अच्छी रिवीजन हो जाएगी होल क्लास 10th मैथ्स की। तो जाके चेकआउट करो। On a morning walk, 3 persons step off together and their steps measure 40 centimeter, 42 centimeter and 45 centimeter respectively. What is the minimum distance each should walk so that each can cover the same distance in complete steps? तो एक इंसान 40 सेंटीमीटर के स्टेप लेता है, दूसरा 42 के और तीसरा 45 के। और हमको बताना है कि ये जो लोग हैं मिनिमम डिस्टेंस, व्हाट इज द मिनिमम डिस्टेंस ईच शुड वॉक so that each can cover the same distance in complete steps। तो इनको हमको ना इक्वल डिस्टेंस कवर करवाना है, मतलब एक ऐसा कॉमन मीटिंग पॉइंट चाहिए हमको इनका जहां पर इनका इक्वल डिस्टेंस कवर हो जाए। तो इसने सबसे ज्यादा स्टेप्स में किया होगा, इसने उससे कम स्टेप्स में, और इसने सबसे कम स्टेप्स में किया होगा। सिंपल सी बात है। तो ये जो कॉमन पॉइंट होता है ना, कोइंसाइडिंग पॉइंट होता है, सबसे पहला कोइंसाइडिंग पॉइंट होता है, इसी को एलसीएम बोला जाता है बेटा, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। तो क्वेश्चन में और कुछ नहीं करना, इन तीनों का आपको बस एलसीएम निकाल लेना है, वो आपका आंसर हो जाएगा। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। फॉर विच वैल्यू ऑफ लैम्डा डू द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैव नो सॉल्यूशन। तो आपको मैं केसेस बता देता हूं यार। a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2, ये होता है बेटा यूनिक सॉल्यूशन का केस। a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2, ये होता है नो सॉल्यूशन का केस। a1/a2 is equal to b1/b2 is equal to c1/c2, ये होता है इनफाइनाइट सॉल्यूशन का केस। क्लियर। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इन फिगर 2 लाइन सेगमेंट्स AC एंड BD इंटरसेक्ट ईच अदर। इसमें तो फिगर ही नहीं है भाई, फिगर बनानी पड़ेगी। तो चलो ये वाला क्वेश्चन भी आप लोगों के जिम्मे छोड़ देता हूँ, नहीं होगा तो टेलीग्राम ग्रुप पे पूछ लेना, ठीक है। अभी थोड़ा सेशन को जल्दी से समाप्त करना है, लोरी भी है भाई, घर वाले बोल रहे हैं जाना है कहीं, रेडी हो जा जल्दी से।
If in triangle ABC and triangle DEF this is given, then they will be similar when. तो आप देखो सबसे पहले क्या है, AB और DE, AB और DE, और फिर दिया हुआ है BC और क्या दिया हुआ है, FD, FD। तो अब देखो इनका बीच वाला जो होगा ना, तभी तो हम लोग बेटा लगा पाएंगे ना सिमिलैरिटी का क्राइटेरिया। तो हमको बीच वाला एंगल चाहिए। तो देखो ए बी और डी ई और बी सी और एफ डी में कॉमन चीज क्या है। अगर मैं ट्राइंगल एबीसी बना दूं ऐसे, अभी डायग्राम बना के समझ लो, वरना इसको आप ओरली भी कर सकते हो। इस क्वेश्चन को मैं सिखा देता हूं कैसे। डी ई एफ, तो ए बी के कॉरेस्पॉन्डिंग है, जैसे मैं यहाँ पे 1 लिख रहा हूं, तो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग मेरे को लेके जाना है डीई को, और जो मेरा बेटा बीसी के कॉरेस्पॉन्डिंग है वो लेके जाना है मेरे को एफडी को। तो ऑब्वियस सी बात है कि इनके जो बीच वाला एंगल है वही इक्वल होना चाहिए, मतलब एंगल बी और एंगल डी के बारे में बात हो रही है, हेंस सी वुड बी द करेक्ट आंसर। ठीक है भाई, कहानी क्लियर। और ये पता है हम लोग ओरली कैसे कर सकते हैं, शॉर्टकट क्या है इसका, ए बी और बी सी में देखो कॉमन क्या है, बी कॉमन है। डीई और एफ डी में देखो कॉमन क्या है, डी कॉमन है। तो जो ये बीच वाला होगा ना, ये बी और डी होंगे, इन्हीं को इक्वल होना पड़ेगा अगर इनको सिमिलर प्रूव करवाना है तो। चलो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ए एंड बी आर रिस्पेक्टिवली द पॉइंट्स ऑन द साइड पी क्यू एंड पी आर ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर सच दैट पी क्यू इज इक्वल टू दिस, इज ए बी पैरेलल टू पी क्यू आर। तो बेटा सिंपल सी बात है, कन्वर्स ऑफ बीपीटी पे बेस्ड क्वेश्चन है। तो हमने क्या किया, ए एंड बी आर रिस्पेक्टिवली द पॉइंट्स ऑन द साइड्स पी क्यू एंड पी आर ऑफ ट्राइंगल। तो पी क्यू, पी, अरे यार ये रबड़ क्यों आ जाती है बार बारी, पी क्यू आर। तो पी क्यू पे रख देते हैं ए को और पी आर पे रख देते हैं बेटा बी को, और फिर उसने बोला है कि ए बी क्यू आर के पैरेलल है। ये प्रूफ करना है, मैंने अभी निशान डाल दिया लेकिन ये प्रूफ करना है। तो पी क्यू किसके बराबर दिया हुआ है हमको, 12.5। पी ए किसके बराबर दिया हुआ है, 5 के बराबर। बी आर किसके बराबर दिया हुआ है, 6 के बराबर, और ये दिया हुआ है 4 के बराबर। ठीक है, तो ये अगर मैं रेशो देखूं तो बेटा ये हो गया 2:3, और ये 5 है तो बेटा ये कितना हो जाएगा, 7.5। तो ये भी कितना निकल गया, 2:3 ही निकल गया, हेंस रेशो सेम आ रहा है, हेंस वी कैन से दैट AB is parallel to QR using converse of BPT. Let's move on to the next question. The angle of elevation of the top of the tower from certain point is 30 degree. If the observer moves 20 meter towards the tower, the angle of elevation of the top increases by 15 degree. Find the height of the tower. तो सबसे पहले ना एंगल ऑफ एलिवेशन एक टार बना देते हैं भाई, क्योंकि जिसको देख रहे हैं सबसे पहले तो उसके बारे में सोचना जरूरी है ना। तो ये टार हमने बना दिया। अब हमने इसको देखना चालू करा इस पॉइंट से। तो इस पॉइंट से जब हम इसको देख रहे हैं ना बच्चों, तो हमको 30 डिग्री का एंगल ऑफ एलिवेशन मिल रहा है। इफ द ऑब्जर्वर मूव्स थोड़ा सा आगे, कितना 20 मीटर वो मूव कर जाता है, तो जो एंगल ऑफ एलिवेशन है दोस्तों 15 डिग्री बढ़ जाता है, मतलब 30 से क्या हो गया, 45 डिग्री हो गया। तो उसने बोला है फाइंड द हाइट ऑफ द टार। तो अगर मैं इसको h ले लेता हूँ, तो मेरे को एक बात बताओ कि अगर मैं इस वाले ट्राइंगल की बात करूं तो 45 डिग्री है, मतलब tan 45 1 है। तो अगर ये h है तो बेटा ये भी h है। तो अब मेरे को बताओ h डिवाइडेड बाय h प्लस 20 किसके बराबर होगा, tan 30 इज 1/√3। तो यहां से आ जाएगा √3h इज इक्वल टू h प्लस 20। तो यहां से h √3 - 1 इज इक्वल टू 20। तो h की वैल्यू आ गई भाई 20 डिवाइडेड बाय √3 - 1। इसको रैशनलाइज करके लिख लेना, आंसर आ जाएगा। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। cosec थीटा माइनस sin थीटा a क्यूब के बराबर है, sec थीटा माइनस cos थीटा b क्यूब के बराबर है। प्रूव दैट a स्क्वायर b स्क्वायर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो अगेन मैंने आपको बताया था कुछ नहीं करना है, आप लोग यहाँ से ना ये सारी की सारी वैल्यूज डायरेक्टली ना डाल के यहाँ पे रख दो और सिंप्लीफाई करते चलो, सिंप्लीफाई करते चलो, आप लोगों को आंसर मिल जाए। ये क्वेश्चन भी मैंने अपने टॉप 20 क्वेश्चंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री में कराया है। अगर फिर भी डाउट हो तो टेलीग्राम ग्रुप पे पूछ लेना, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अगेन मैं बोल रहा हूं, फ्रॉम अ सॉलिड क्यूब ऑफ 7 सेंटीमीटर अ कोनिकल कैविटी ऑफ हाइट दिस एंड रेडियस दिस इज होलोड आउट, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड। तो सबसे पहले ना यार एक ना ऐसा क्यूब बना लो, ठीक है, 2D में ही क्यूब बना रहा हूं मैं ताकि आप लोगों को दिख जाए। इसकी साइड क्या है बेटा, 7 सेंटीमीटर के बराबर है, और आपको बोला गया है कि एक कोनिकल कैविटी निकालिए जिसकी हाइट ये है और रेडियस, ध्यान रखो रेडियस क्या है, 3 सेंटीमीटर रेडियस है। तो एक्चुअली आपकी जो एक कोनिकल कैविटी निकलेगी ना वो ऐसी कुछ निकलेगी। हाइट इसकी 7 है तो इसलिए ऊपर तक जा रहा है, लेकिन इसका जो डायामीटर है आपके नीचे वाले सर्कुलर पोर्शन का वो 6 है, तो इसलिए आपका पूरा 7 कवर नहीं होगा क्योंकि ये 3 है। तो अब आपको पता है वॉल्यूम ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड कैसे निकाला जाता है। आप वॉल्यूम ऑफ क्यूब माइनस
वॉल्यूम ऑफ दिस कोन कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। हाउ मेनी क्यूबिक सेंटीमीटर्स ऑफ आयरन इज रिक्वायर्ड? ये क्वेश्चन मैंने कल के अपने सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम के लेक्चर में करवाया है, जहां पे मैंने टॉप 20 क्वेश्चंस ऑफ सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम कराए हैं। तो ये क्वेश्चन मैंने अभी रिसेंटली कराए हैं, इसलिए ये मैं अब आपके हवाले छोड़ रहा हूँ। अगेन नहीं आए तो टेलीग्राम ग्रुप पे पूछ लेना। ये क्वेश्चन भी कल कवर्ड है, आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। While computing mean of grouped data, we assume that the frequencies are evenly distributed over all the classes, centered at the class mark of the classes, centered at the upper limit of the classes, centered at the low limit। तो आपको पता है ना, जब आप निकालते हो मीन ऑफ ग्रुप डाटा तो आप लोग क्लास मार्क्स की बात करते हो, तो हम लोग ये एज्यूम करते हैं कि जो आपकी फ्रीक्वेंसी है इज सेंटर्ड एट द क्लास मार्क। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, क्योंकि ऐसा सवाल ना अभी जो आपके प्रैक्टिस पेपर रिलीज हुए थे ना सीबीएसई की ऑफिशियल वेबसाइट में, उसमें ऐसे क्वेश्चंस हैं। तो देखते हैं क्या कह रहा है सवाल। अ गेम कंसिस्ट ऑफ स्पिनिंग एन एरो विच कम्स टू रेस्ट पॉइंटिंग एट वन ऑफ द रीजन्स 1, 2 और 3। आर द आउटकम्स 1, 2 एंड 3 इक्वली लाइकली टू ऑकर? तो आप लोग बोलोगे नहीं है, क्योंकि देखो ये 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, ये 180 डिग्री है। जो ये थर्ड वाला रीजन है ना, इसमें सबसे ज्यादा लैंड होने के चांसेस हैं, क्योंकि इसका एंगल बड़ा है। तो यहां से आप लोगों को ऐसे क्वेश्चंस भी आ सकते हैं बेटा, इस पे आप लोगों को केस बेस्ड क्वेश्चन बना के भी पूछा जा सकता है। तो ऐसे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं जहां पे एरिया से आप लोग प्रोबेबिलिटी को रिलेट करते हो, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अब इसकी पीडीएफ आप लोगों को मेरे टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। बार बार ही बोल रहा हूं, जो भी क्वेश्चन में डाउट हो आप लोग खुला टेलीग्राम ग्रुप में पूछ सकते हो। और जल्दी ही मैं आप लोगों के लिए एक चैलेंज लॉन्च करने वाला हूं 14 डेज का। अगर आप वो 14 डेज का चैलेंज कंप्लीट कर लेते हो तो मैथ्स का सिलेबस आपका मात्र 14 दिन में अच्छे से रिवाइज हो जाएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड। जय हिंद।